अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सुरतुल लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर, उसका नाम है ज़िंदगी बेनाम सी, उसकी राइटर है फातिमा ज़रदी। तो इस नावल को शुरू करते हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाया था। अंधेरे कमरे में पैरों की चाप की आवाज़ उभरी जिसने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। आने वाले ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो अंधेरे में डूबा कमरा एकदम से रोशनी में नहा गया। बेड के साथ बैठे वजूद ने आंखों पर हाथ रखा था। शायद आंखों को ये रोशनी नागवार गुजरी थी। यूं ही आंखों पर हाथ रखे बैठा वजूद कदमों की चाप को अपनी तरफ आते सुन रहा था। जब कदमों की चाप इसके करीब आकर रुकी तो उसने आस्था से आंखों से हाथ अड़ाकर आने वाले को देखा। अब किस बात का अफसोस मना रही हो? खा गई हो ना? बाबा को भी आने वाले ने नहायती नफरत अमेज लहजे में बोलते हुए इस नाजुक वजूद के दिल को बुरी तरह तोड़ा। भाई मैंने नहीं। रोते हुए बाप मुश्किल चंद अल्फाज अदा कर पाई थी। बस कर जाओ, और कितना ड्रामा करोगी? तुम हो ही मनहूस। मैं पहले भी यही कहता था और बिल्कुल सही कहता था। वो अपने अंदर का जहर इस नाजुक वजूद पर उड़ेलते हुए बोला। सर झुकाए वो अपने लिए कहे गए लफ्जों को सुनते बरसती सुर्ख आंखों और तेजी से बरसने लगी। पहले पैदा होते ही मेरी माँ को खा गई, अब मुझसे मेरे बाप को भी छीन लिया। तुम्हारा ये साया ही मनहूस है, जिस पर पड़ा वो ख़त्म हो गया। पर नहीं, अब और नहीं। मैं तुम्हें अपनी और खुशियाँ तबाह करने नहीं दूंगा, समझी तुम? इससे खामोशी से बैठे देखकर अपनी सारी भड़ास इस पर निकालते हुए गुस्से से बाहर निकलता चला गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा कहाँ चले गए आप? मुझे छोड़कर प्लीज़ वापस आ जाओ ना। अपनी गुड़िया के पास नहीं रह सकती इस जालिम दुनिया में अकेली। अपने भाई के तलख और नफरत से भरी बातें सुनने के बाद वो बुरी तरह बिखरती अपने बाप को याद करते रोती। जिंदगी ने इसे बहुत बुरी तरह पटखा था। जमीन पर पहले कम तंग थी इसकी सांसें के बाप भी छोड़कर चला गया इस जालिम और बेरहम दुनिया में। माजी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा उठ गया। बाप ने प्यार से इसको अपने साथ लगाते पूछा। जी बाबा जानी, इसलिए तो आपके सामने हाजिर हुआ। मुस्कुराकर एक अदा से बोली। हाँ हाँ बिल्कुल जनाब, हमें पता है माँ बदौलत आ चुकी है। इसके बाबा ने भी इसी के अंदाज में मुस्कुराते कहा तो डाइनिंग टेबल पर दोनों मुश्तरका कहका गूंजा था। जी तो ये हैं हसन चौधरी और उनकी साहबजादी महमल चौधरी। ये मंजर है चौधरी हाउस के डाइनिंग हॉल का, जहाँ वो दोनों बाप बेटे अपनी खुशगवार सुबह का आगाज कर रहे थे। हसन चौधरी के दो ही बच्चे हैं, एक बेटा साद चौधरी और बेटी महमल चौधरी। साद चौधरी महमल चौधरी से 5 साल बड़े हैं। हसन चौधरी की शीख हयात महमल की पैदाइश के वक्त एक हल्की हकीकी से जान मिली थी, जिस पर महमल को इसके बाबा हसन चौधरी ने खुद बहुत लाड से पाला था। जबकि दूसरी तरफ साद चौधरी महमल चौधरी से सख्त अदावत रखता था। अपनी माँ को खोने जाए का जिम्मेदार महमल चौधरी को मानता था। इसी वजह से इसको महमल से नफरत थी, और ये नफरत तब ज़्यादा सर चढ़कर तब बोलती जब हसन चौधरी महमल के लाड उठाते। सास से बर्दाश्त नहीं होता था हसन चौधरी का महमल से लाड प्यार करना। वो चाहता था कि इसका बाप भी इसी की तरह महमल से भी नफरत करे, मगर ये नामुमकिन था। इसलिए साथ महमल को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। साद चौधरी की संजीदा आवाज़ हॉल में गूंजी, जिस पर इन दोनों के कहके को ब्रेक लगी थी। वालेकुम सलाम बेटा, और नाश्ता करो। हसन चौधरी ने साद को खड़े देखकर प्यार से बैठने का बोला। नहीं बाबा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में कर लूँगा। साद नरमी से कहते महमल पर एक नज़र डाले घर से निकल गया। वो अपने बाबा के सामने हमेशा नरम लहजे में ही बात करता था। महमल से भी बहुत अच्छे से रहता था, और ये नरम मिजाज तक होता जब तक हसन चौधरी सामने होते। इनके जाते ही इसके अंदर का पत्थर दिल इंसान बाहर आ जाता, जो महमल के सांस तंग करने के लिए काफ़ी होता था। अब भी हसन चौधरी के सामने महमल को बस नरमी से देखकर चला गया। महमल जानती थी कि ये नरमी बस कुछ वक्त की है, इसलिए अपनी सोचों को झटक नाश्ते में मशगूल होगी। महमल जो खाना बनाते अपनी माजी में गुम थी, हाथ जलने पर होश की दुनिया में लौटी थी। हाथ सुर्ख पड़ चुका था, जिसे देखते ही वो अजीज से मुस्कुराती खाने की तरफ मतवज्जो हो गई थी। आंखों में गुजरे वक्त की यादों की नमी चमक रही थी। हसन चौधरी की डेथ को एक माह गुजर गया था, और वो इस एक माह में बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना अपने रूम से ज़्यादा बाहर निकलती थी और ना ही किसी चीज़ से बात करती थी। वो जो पहले चहकती रहती थी अब खामोश रहती थी, बस गुम खुद में ही रहती थी। आओ महारानी साहबा उठ गई, आप खादमा क्या पेश करें आपकी खिदमत में? इसके रूम से निकलते ही भाभी जहरीले लहजे में बोले थे। इनकी बात सुनते इनके चेहरे पर नागवारी फैल गई और माथे पर दो बल पड़े थे। ऐसे क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह दिया क्या? भाभी फिर तंजी अंदाज में बोली। नहीं नहीं भाभी जी, आप और गलत बिल्कुल भी नहीं। अरे आपको गलत बोलकर मैंने आपकी शान में गुस्ताखी करनी है?
ना बाबा ना मुझसे तो ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। कानों को हाथ लगाते ही इन्हीं के अंदाज में बोली थी। वाह जी, आज तो चुईया की भी ज़बान खुल गई है। भाभी जो समझ रही थी कि आज भी वो इससे पहले की तरह सुनाएगी और वो चुप करके सुन लेगी, इसकी ऐसी जवाबी कार्रवाई पर आग बगोला ही होगी। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। क्यों, आप क्या समझती हैं जो एक माँ से खामोश हूँ तो डर गई हूँ आपसे? इतने दिन से आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर कर दबक कर बैठ जाऊंगी। मैं सिर्फ बाबा जानी के जाने से दुख में थी, इसलिए जो कुछ कहती नहीं थी, मगर अब बस बहुत सुन ली आपकी। अब और नहीं, आइंदा सोच समझ कर उलझना मुझसे, समझी? भाभी की अच्छी सी तबीयत सेट करती हुई किचन में चली गई। आखिर कब तक सुनती? आज दिल की सारी भड़ास निकालती पुरसुकून हो गई थी। भाभी कुछ देर गुमसुम खड़ी थे से जाता देखती रही, फिर आहत के साथ से आग बगोला होती रूम में घुस गई और ठाकी आवाज से दरवाजा बंद किया, जिसकी आवाज से इसे किचन में सुनाई दी, मगर वो कान बंद किए लापरवाही से अपना नाश्ता बनाने में मसरूफ रही। समझती क्या है ये खुद को, जो कहीं की शहजादी है, इतनी हिम्मत के मेरे आगे ज़बान चलाए। छोड़ूंगी नहीं इसे छड़ांग भर की लड़की को। मेरा नाम भी नाजिया है, धूल ना चटाई तो कहना। नाजिया भाभी अपने कमरे में इधर से उधर टहलते गुस्से से खोलते हुए बोली, फिर कुछ सोचते रुकी और चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट अपनी छुपाकर दिखाकर गायब हुई थी। अब बच के दिखाओ महमल बीबी। नाजिया की इस वार से शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली। अब बस इसे शाम का इंतजार था जब इसके शोहर साद चौधरी को घर आना था। अपने दिमाग में प्लान को तरतीब देते हुए सुकून से बेड पर लेट गई। हाय अल्लाह, मर गई, हाय कोई बचाओ मुझे। शाम का वक्त था, वो किचन में खाना बना रही थी जब इसे नाजिया की चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो भागते हुए किचन से निकली थी। सामने नाजिया को फर्श पर गिरे देख के जल्दी से इसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश की। भाभी क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? महमल ने नाजिया को उठाते पूछा। अरे वाह, खुद ही गिरा कर पूछ रही हो कैसे गिर गई? महमल, खुदा का वास्ता बस कर दो ये छोटे झूठे नाटक करने। नाजिया ने साद को जब दरवाजे से घर में दाखिल होते देखा तो जोर जोर से रोते हुए कहा, भाभी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्यों गिराऊंगी आपको? नाजिया के ऐसे इल्ज़ाम पर लगाने पर महमल के माथे पर बल पड़े थे, तब इस पार लहजे में बोली। नाजिया एक पल को तो गड़बड़ा गई। वो तो समझी थी कि महमल इस इल्ज़ाम पर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी इसके सामने, पर इसके स्पार्ट लहजे पर डर सी गई। फिर खुद को संभालते जल्दी से बोली, और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने मुझे गिराया है। ये देखो, ये तेल यहाँ पर तुमने ही गिराया है ताकि मैं गिर जाऊँ। साथ देखें, ये आपकी बहन अब मुझे मारने पर तुली हुई है। नाजिया ने दरवाजे में खामोश खड़े साथ को देखते हुए कहा। साथ के नाम पर महमल ने चूंकि दरवाजे की तरफ देखा तो सब समझ गई कि नाजिया की चाल है इसे साथ के सामने बुरा बनाने की। साथ देखिए, इसने मुझे मारने की कोशिश की। नाजिया रोते हुए साथ के बाजू पकड़ते हुए कहा। नाजिया को ऐसे रोते देखकर साथ लम्हे में महमल तक पहुंचा और उसकी बाजू को सख्त गिरफ्त में लेते हुए कराते हुए बोला, क्यों गिराया है? नाजिया को बोलो, क्या चाहती हो आखिर? मैंने नहीं गिराया इनको, मुझे नहीं मालूम। मैं तो किचन में खाना बना रही थी, जब इनकी चलाने की आवाज़ में पता चला तो मैं इनको उठाने आई थी। महमल आंखों में नमी लिए बोली, बकवास बंद करो अपनी। तुम फिर कैसे आया तेल यहाँ? साथ चीखते हुए बोला। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता, महमल ने रोने वाली आवाज़ में कहा। तो तुम ये कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब मैंने किया है, मैं जानबूझकर गिरी हूँ। नाज़िया ने तंग कर कहा। हो भी सकता है, मुझे क्या पता, आप बेहतर जानती है। महमल के स्पार्ट अंदाज में कहने पर नाज़िया को पतंगे ही लग गए थे। देख रहे हैं आप, अब ये मुझे झूठा बोल रही है। नाज़िया ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। चटाह की आवाज़ के साथ महमल के मुंह पर थप्पड़ पड़ा था जो उसके भाई ने मारा था। साद ने हमेशा इससे नफरत की, बुरा भला बोला, पर आज तक हाथ नहीं उठाया था, इसलिए महमल जो इस सब के लिए तैयार नहीं थी, गुड़िया की तरह सोफे पर गिरी और बेयकीनी नज़रों से इनको देखा। करता हूँ तुम्हारा कुछ, अब बस बहुत हो गया। तुम मनहूस ने मामा बाबा को मुझसे से छीन लिया, मेरी बीवी को भी मुझसे दूर करना चाहती हो। मुझसे ये होने नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा, समझी? सा नफरत भरे लहजे में आग बरसाते हुए बोला। चलो नाजिया। नाजिया का हाथ पकड़ते हुए रूम में चला गया। महमल ने जख्मी नजरों से इनको जाते देखा था, बेयकीनी इतनी थी कि वो कुछ बोल ही ना सकी। नाजिया पर लड़कर तंजीह अंदाज में मुस्कुराते उसको देखा और साथ के साथ रूम में चली गई। महमल कुछ वक्त गुमसुम बैठी रही, फिर बस्ती सुर्ख आंखों को साफ करते उठकर किचन में चली गई। इस वक्त इसे अपने बाबा हसन चौधरी की बहुत याद आ रही थी, जिनके होते हुए वो कभी नहीं रोई थी, जो इसके लिए घनी छाँव थे, इसको हर सर्द गर्म से बचाने वाले थे। आज वो खुद को तपते सहरा में अकेली खड़ी महसूस कर रही थी, जहाँ कोई साया नहीं था, कोई अपना ना था, ना कोई सहारा था, ना कोई और। ए जिंदगी और ना आजमा हमें, तेरी कसम बहुत थक गए हैं हम। तेरा साथ था इस जालिम दुनिया में बाइसे रहमत, अब तेरे बिन जीना भी मुहाल लगता है। बाबा मिस यू सो मच। कहाँ हो आप? देखें, आपकी गुड़िया तड़प रही है, कोई नहीं है आपकी गुड़िया के पास, बेसहारा हूँ बाबा, किससे कहूँ अपना दुख, कोई अपना नहीं है अब यहाँ। देखें, आज आपकी गुड़िया पर भाई ने हाथ उठाया, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनकी नफरत और बढ़ेगी। बाबा प्लीज़ मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं नहीं जी पा रही आपके बगैर, कोई नहीं है मेरा अब यहाँ पर, आपकी गुड़िया टूट रही है पल पल। बाबा, महमल रोते हुए अपने बाबा की तस्वीर से बातें करते इनको अपनी तकलीफ बता रही थी। आप नहीं आओगे जानती हूँ, अब मैं भी बात नहीं करूँगी आपसे। हसन चौधरी की तस्वीर को साथ लगाया, काफ़ी रोने के बाद तस्वीर पर हाथ फेरते नरोटेपन से बोलते, एक बार फिर शिद्दत से रो दी। साद जो महमल के रूम के सामने से गुजरा था, महमल के रूम आवाज़
रूम से आवाज़ सुनते ही वहीं रुका था। महमल की बातें सुनते इसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। एक पल को इसे लगा कि वो महमल के साथ बहुत गलत कर रहा है। फिर इसे अपनी मामा के जाने का ख्याल नफरत बनकर इसके जज्बातों पर हावी हुआ तो वो सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। महमल रोते रोते सो गई थी। किस्मत दूर खड़ी दुख और अफसोस से इस नाजुक परी को देख रही थी जिसकी ज़िंदगी में जाने और कितने इम्तिहान लिखे थे। कुछ दिन बाद महमल अच्छे से तैयार होकर नीचे आया और साथ में महमल के रूम का दरवाज़ा खोलते संजीदगी से कहा और बगैर इसका जवाब सुने वहीं से वापस चले गए। महमल जो दुखते सर की वजह से रूम में लेटी थी, साथ के बराने पर मेरे कदमों से उड़ते हुए अपनी हालत सेट करती नीचे की तरफ बढ़ी थी, ये जाने बगैर के आगे अब कौन सा इम्तिहान इसका मुंतज़िर था। अस्सलाम वालेकुम। महमल ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर सलाम किया। वो हैरान तो हुई थी कि अनजान मेहमानों को देखकर पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। वालेकुम सलाम, आओ आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। इस दरमियानी उम्र की खातून ने नहायती प्यार से सलाम का जवाब देते हुए उसे अपने पास बैठने को कहा। महमल ने कन्फ्यूज़ होते साथ को देखकर जिसे इस बात में सर हिलाते हुए झिझकते हुए इस खातून के साथ बैठ गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची। इस खातून ने महमल को मीठी नज़रों से देखते हुए कहा तो महमल सर झुका गई। साथ बेटा, हमें तो महमल बेटी बहुत पसंद आई, आपको फ़ार्स कैसा लगा? इस खातून ने मुस्कुराते हुए सास से पूछा। अपनी माँ की बात पर फ़ार्स से मुस्कुराते महमल को देखा जैसे पूछ रहा हो मैं कैसा लगा आपको। महमल ने फ़ार्स को खुद को देखा तो घबराकर नजरें झुका गई, जबकि वो अभी तक बेयकीन थी कि अपने भाई के फैसले पर। जिसने इससे पूछना तो दूर बताना भी गवारा नहीं किया था कि उसका रिश्ता करने वाला है। जी आंटी, हमें भी फ़ार्स बहुत अच्छा लगा, सारे मुस्कुराते हुए फ़ार्स की माँ को जवाबन कहा। तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करें। देर किस बात की, ज़ैनब बेगम मुँह मीठा करवाएं सबका। फ़ार्स के वालिद शजीद साहब ने फ़ार्स की वालदा से कहा। जी जी ज़रूर। ज़ैनब बेगम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरे आंटी आप बैठो, मैं करवाती हूँ। नाज़िर मुस्कुराते कर उठकर सबका मुंह मीठा करवाने लगी। फ़ार्स की वालदा ज़ैनब बेगम ने महमल के भी मिठाई मुंह में मिठाई डाली जो बामुश्किल ही महमल ने गले से नीचे की। साथ बेटा अगर आपकी इजाज़त दो तो रस्म करें। ज़ैनब बेगम ने साथ को देखते कहा। जी जी आंटी शुरू करें। साथ ने नाजिया को देखते हुए कहा। ज़ैनब बेगम ने उठकर एक सुर्ख दुपट्टा महमल के सर पर डाला, फिर फ़ार्स को महमल के साथ बैठाया। फ़ार्स ने मुस्कुराते महमल का हाथ पकड़कर रिंग इसके हाथ में सजाती। रस्म के बाद हल्की फुल्की बातें होती रही जिन्हें महमल गायब दिमागी से सुनती रही। खाने के बाद कुछ देर वो लोग बैठे बातें कर रहे थे जिसमें शादी की डेट फाइनल की गई थी। फ़ार्स की माँ को बहुत जल्दी थी शादी का। इनका कहना था कि अब वो सब्र नहीं कर सकते, जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते, जिस पर सार ने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। और ऐसे 2 हफ्ते बाद जुम्मे का दिन फाइनल हो गया था। इन लोगों की जाते महमल भी खामोशी से उठती अपने रूम की जानिब चल दी थी। महमल रुको, सार ने से खामोशी से जाते देखा तो पुकारा। तुम खुश हो, कोई इतराज़ तो नहीं तुम्हें? सार ने से जानती नज़रों से देखते हुए पूछा। महमल के चेहरे पर जितना मुस्कुराहट आकर गायब हुई। भाई अब ये सवाल करने का फ़ायदा नहीं है, खैर जैसे आप लोग को मुनासिब लगे करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर होता भी तो कोई फ़ायदा नहीं होना था। महमल ने अजीब लहजे में कहा और अपने रूम में चली गई। साथ वही खड़ा से जाता दिखता रहा। इसे महमल का यूं देखकर तकलीफ हुई थी मगर फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। घर भर में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। नाज़िया हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। वो साथ को दिखाना चाहती थी कि इसे कितनी फिक्र इसकी बहन की। और सादिया सब देखते नाज़िया पर फदा भी साथ सब देखते हुए नाज़िया पर फदा भी हो रहा था। आज महमल की मेहंदी थी। घर में मेहमानों का काफ़ी रश था। हर तरफ रौनक सी लगी हुई थी। महमल, ये लो अपनी मेहंदी का ड्रेस, रात में तुम ये पहनोगी, ओके? महमल जो खामोशी से रूम में बंद थी, नाज़िया ने इसे ड्रेस देते हुए कहा। और ये क्या तुम मुंह पर 12 बजा कर बैठी हो? देखने वाले क्या कहेंगे? पता नहीं लड़की राजी है कि नहीं, भाई ज़बरदस्ती कर रहा है। नाज़िया जाते हुए रुकी और चुपते हुए लहजे में कहा। एक मिनट कहीं तुम लोगों को ये तासुर देने को तो नहीं ऐसे बैठी? अगर ऐसा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी। महमल जो खामोश से देखकर नाज़िया चोट करने वाले अंदाज में बोलती बाहर निकल गई। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक रहा था। महमल के सब कज़न ने खूब हल्ला गुल्ला मचाया। रात 12 बजे सब थक कर सो गए थे, इसलिए सुबह सब लेट जागे थे। एक महमल थी जो रात भर नहीं सोई थी। बाबा कहाँ हो आप? देखो आज आपकी बेटी का आखिरी दिन है इस घर में, फिर न जाने वापस आऊँ या नहीं। महमल अपने बाबा की तस्वीर को हाथ में लिए नम आंखों से देखते हुए बोली। मामा का तो मैंने लम्स भी महसूस नहीं किया। मेरे लिए जो भी थे आप थे बाबा। आज के दिन आप भी नहीं हो मेरे पास। मिस यू, रियली मिस यू। अपने बाबा की तस्वीर से माथा टकाते बेआवाज़ रो दी थी वो। महमल, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? महमल की एक ही दोस्त थी आलिया जो भी आई ही थी। रात मेहंदी में नहीं आ सकी थी इसलिए बारात के दिन चली आई थी। आलिया जैसे ही रूम में एंटर हुई महमल को बुरी तरह हिचकियों से रोते देखकर बौखला गई। जल्दी से हाथ पकड़कर रोने की वजह रात की थी। तो आलिया तू आ गई, मैंने कितना मिस किया तुझे, रात क्यों नहीं आई थी? महमल ने आलिया को देखते हुए खुद पर जब्त करते बात बदली थी। सॉरी यार, रात भाई थे नहीं तो इसलिए नहीं आ सकी थी। तू तो जानती है ना अकेले निकलने पर परमिशन नहीं है हमारे घर में। आलिया ने तफसील से बताते हुए कहा। अच्छा तो ये छोड़, तू बता तू रो क्यों रही थी? आलिया ने इसे गौर से देखते हुए कुछ नहीं यार, बस बाबा याद आ रहे थे इस वक्त। इस मौके पर वो होते तो कितना अच्छा होता। महमल ने उदासी से कहा। यार महमल ऐसे उदास मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जो भी करते हैं हम बेहतर करते हैं, ऐसे नाम ही नहीं होते चंदा। आलिया ने प्यास से इसका चेहरा अपने हाथों में लेते समझाया।
तुम सही कह रही हो, बस बाबा याद आते हैं हर वक्त हर मौके पर। महमल ने उदासी से कहा, अच्छा छोड़ो, आज तेरा स्पेशल दिन है तो ऐसे उदास होकर खराब मत कर। चल उठ, रेडी हो जा जल्दी से, फिर हमने निकलना है। आली ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में समझाते खड़ा किया। कहाँ जाना है? महमल ने ना समझे से देखते हुए कहा। बुद्धू पार्लर जाना है। और कहाँ जाना है? आली ने इसके सर पर हल्की सी चित लगाते हुए कहा तो मुंह बनाकर रह गई। चल अब जल्दी जल्दी कर, ऐसे मुंह के डिजाइन ना बना, आलिया ने हंसते हुए कहा। तो भी मुस्कुराती रेडी होने चली गई और आलिया इसके बेड पर लेट कर इसका इंतजार करने लगी। बेटियों के बाप को नहीं मरना चाहिए, बाप के बाद बेटियां रुल जाती हैं। बारात आ गई थी, सारा इंतजाम एक हाल में किया गया था। हाल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ सुर्ख और सफेद फूलों का काम हुआ था। महमल को आलिया पार्लर लेकर गई थी, जिनको साथ पार्लर से पिक करके सीधा हाल ही लेके आया था। महमल ब्राइडल रूम में बैठी कंफ्यूज से हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। महमल बस करो यार, हाथ तोड़ोगी कि अपना? आलिया जो कब से इसकी हरकत नोट कर रही थी तंग आकर डांटते हुए बोली, यार मुझे डर लग रहा है। महमल ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स हो जाओ यार। आलिया इसका हाथ पकड़ते नरमी से बोली, मौलवी साहब आ रहे हैं, महमल की चादर सेट कर दो। नाजिया ने अंदर आते कहा, जी भाभी कहते। आलिया ने महमल की चादर सेट की। महमल जो पहले ही घबराई हुई थी मौलवी साहब का सुनकर और कांपने लगी। महमल मेरी जान रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आलिया ने इसका कामना महसूस करते से नरमी से समझाया। आलिया मुझे बहुत डर लग रहा है। महमल ने खौफजदा होते कहा, हम सब हैं ना तुम्हारे पास, प्लीज रिलैक्स हो जाए, ऐसे तो तबीयत खराब कर लोगी। आलिया ने अपने साथ लगाते हुए बोला। मौलवी साहब के आते ही निकाह शुरू हो गया। महमद चौधरी वल्द हसन चौधरी, आपका निकाह फायज चौधरी वल्द शर्जील चौधरी के साथ 5 लाख हक मेहर है, कबूल है? मौलवी साहब के पूछे में महमल खामोशी से अपनी सोचों में गुम रही। महमल जवाब दो। साथ जो महमल के पास खड़ा था इसका कंधा हिलाते हुए बोला, जी जी कबूल है। महमल अपनी सोचों से चूमते हुए बोली, जबकि आंखें नमकीन पानी से भरी बहने को बेताब थी। मौलवी साहब के 2 बार फिर पूछने से पर महमल ने बामुश्किल जवाब दिया था और कांपते हाथों से सिग्नेचर किए थे। महमल से जादू कबूल करवा के मौलवी साहब चले गए थे। साथ ने जाते जाते महमल के सर पर हाथ रखा तो दिल अजीब सा हुआ। साथ ने घबराते जल्दी से हाथ खींच लिया और महमल को देखते बगैर बाहर निकल गया। साथ के जाते ही महमल के रुके आंसू बह निकले थे। मौलवी साहब फारिस से पूछ रहे थे, फारिस चौधरी वल्द शर्जील चौधरी, आपको महमूद चौधरी वल्द हसन चौधरी से 5 लाख हक में, इनका कबूल है? कबूल है, फारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसे ही दोबारा पूछे पर फारिस ने सुकून से मुस्कुराते ने कहा, कबूल किया। हाथ मुबारकबाद का शुरू उठा तो दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद फारिस सबसे बलगीर होते मिला और मुस्कुराते मुबारकबाद वसूल की। खाने के बाद रुखसती का शुरू होता महमल के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, जिससे आलिया से मुसलसल रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। महमल को बड़ी सी चादर को कवर करते साथ ने कुरापा के साय में गाड़ी में बैठाया और इसके सर पर हाथ रखा। दिल एक बार फिर जोरों से धड़का था। अपनी हालत से घबराते साथ फौरन से पीछे हुआ था। महमल ने बैठते ही फारिस ने अपनी जगह संभाली थी और दोनों के बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। रुखसती होते ही सब अपने अपने घर को रवाना हो गए, मगर साथ वहीं खड़ा अजीब सी कैफियत में गिरा इस जानिब देखता रहा जिस तरह महमल की गाड़ी गई थी। आप अभी तक यहीं खड़े हैं, घर नहीं जाना क्या? नाजिया के पुकारने पर साथ चूका था, फिर इसकी तरफ देखते उस बाद में से हराते नाजिया को साली अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। महमल और फारिस की शादी को 1 माह गुजर गया था। फारिस महमल का हर तरह खुश रखने की कोशिश करते रहता था, जिससे वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। महमल जो पहले फारिस से खौफजदा बेजार से रहती थी, अब काफ़ी हद तक इसके साथ सेट हो गई थी। जो पहले बात दिल में रखती थी, अब हर बात फारिस से शेयर करती थी। फारिस के पकाने पर महमल ने मसरूफ सा जवाब दिया, जिस पर फारिस ने माथे पर बल डालकर इसे देखा जो रूम सेट कर रही थी। आप फारिस क्या कर रहे हैं? आप जान निकाल दी मेरी। फारिस जो पहले महमल को घूरता रहा, फिर अचानक इसे अपनी जानिब झटका दिया कि वो इसके चौड़े सीने से आकर टकराई। क्या कर रहा हूँ मैं? और तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? फारिस ने से घूरते हुए मसनूई गुस्से से पूछा। क्या क्या कर रही हूँ? रूम सेट कर रही हूँ। और क्या? महमल ने उलझते हुए कहा। ये रूम मुझसे ज्यादा अहम है। फारिस ने आईब्रो उकचाक कर पूछा। नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? महमल ने घबराकर जवाब दिया। लग तो यही था, इसलिए मेरे पुकारने पर भी मेरे मतवज्जो नहीं हुई तुम। फारिस ने इसे छोड़ते मुंह बनाते कहा और बेड पर नाराजगी से बैठ के, नहीं फारिस साहब, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। महमल से नाराज देखकर जल्दी से इसके पास नीचे फर्श पर बैठते बोली, महमल ये क्या हरकत है यार, मैं मजाक कर रहा था। तुम ऐसे कैसे नीचे बैठ गई? उठो, इधर बैठकर भी बात कर सकती हो ना, नीचे बैठने की क्या तुक बनती है यार? महमल को यूं अपने कदमों में बैठते देखकर वो सख्त खफा होता बोला था। कैसे वो बर्दाश्त करता अपनी बताए जान को नीचे बैठते देखकर इसे प्यार से डांटते अपने साथ ऊपर बैठाते हुए बोला, सॉरी, वो मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी। महमल खजल सी होती सर झुकाए बोली थी, महमल आइंदा ऐसा मत करना, ओके? तुम जान हो मेरी और तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, यहाँ दिल में है, समझी? अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। इतने प्यार और मान पर महमल की आंख भीग गई। तुम जिन्हें
उंगली की पूरों से साफ करते हुए मुस्कुराई दी थी। अरे यार, एक तुम लड़कियां हर बात पर रोने क्यों लग जाती है? फारस ने इसकी नाक दबाते हंसते कहा तो महमूद ने मुंह बनाकर से देखा। इसके यूं देखने पर फारस ने बेख्तियार कहका लगाया था। अच्छा महमूद, मैं निकलता हूँ, ऑफिस से लेट हो गया हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। इसके माथे पर प्यार भरी मोर शब्द करता वो बोला, अपना बैग लेते जाने लगा। जब महमूद की आवाज़ पर रुका, नाश्ता तो करते जाएं। ऐसे ही निकलते देखकर बोल उठी थी वो, नहीं यार बहुत लेट हो गए हैं, ऑफिस में कर लूंगा, बस अब निकलता हूँ। फारस कहते जल्दी से निकल गया। महमूद उठी और खुद को आईने में देखा। हाथ बेख्तियार माथे पर गया जहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ के गया था। फिर खुद के अक्सर से शर्मा कर चेहरा छुपा के महमूद अपने रूम से निकल कर जैसे ही किचन में आई तो उसकी सास वहीं मौजूद थी। महमूद को देखते ही अपनी जगह से उठकर उसके पास आई थी। महमूद, तुम्हें पता है फारस ने इस वक्त ऑफिस जाना होता है? ज़ैनब ने संजीदगी से पूछा था इससे। जी आंटी जी, महमूद ने मासूमी से कहा। फिर तुम भी इतना लेट आ रही हो जबकि मेरा बेटा बगैर नाश्ता किए चला गया? ज़ैनब बेगम ने सख्त लहजे में कहा। महमूद तो इन अंदाज और लहजे पर हैरान रह गई थी। कहाँ वो शेरनी जैसा मीठा लहजा, कहाँ ये सख्त जताता लहजा। क्या ऐसे क्या देख रही हो महमूद बेगम? तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें तख्त पर बैठा कर रखूंगी? ना ना बीबी ना, बहू बनाकर लाई हूँ तो बहू वाली जिम्मेदारियां भी उठाऊंगी ना। सुन लो, आज सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है समझी, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ज़ैनब बेगम रौब और कर्फ्यू से कहती अपनी कुर्सी संभाल ली थी। महमूद तो जैसे सख्ते में थी। आया ये वही सास है जो इससे फारस के सामने तेली का छला बना कर रखती थी। अब खड़ी क्या देख रही हो, जाओ सबके लिए नाश्ता बनाओ। ज़ैनब बेगम ने इसे वही खड़े सोचों में गुम पाया तो घर की तो गुस्से से बोली। महमूद जल्दी से किचन में चली गई। वहां जाकर पहले तो खूब रोई, फिर खुद को खुद ही दिलासा देते हुए नाश्ता बनाने में मसरूफ होगी। ठीक है, इस घर की बहुओं और बहुओं की जिम्मेदारियां भी होती हैं जो मैं पूरे दिल से निभाऊंगी, मगर ये बात आंटी जी आराम से भी तो कर सकती थी। ये सोचते हुए महमूद की आंखें फिर से भीग गई थी, मगर जल्दी ही खुद पर काबू पाते हुए वो काम में जत गई। ज़ैनब बेगम का यूं रवैया आस्ता आस्ता बदलता गया। अब वो महमूद को हर बात पर सुना देती, चाहे खाने में नमक कम हो या सफाई में कोई कमी हो। छोटी छोटी बातों पर वो महमूद को जलील करके रख देती थी। यूं महमूद के सब्र के बंद टूटने लगा था। आखिर तंग आकर उसने फारस से बात करने का सोचा था। फारस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये रात का वक्त था जब फारस अपने सामने लैपटॉप और कुछ फाइलें खोले बैठा था। जब महमूद की आवाज़ पर इसकी जाने में तवज्जो, हम बोलो सुन रहा हूँ। फारस ऐसे मसरूफ अंदाज में बोला था। फारस आंटी जी क्या हमारी शादी से खुश नहीं है क्या? महमूद ने डरते डरते फारस को देते पूछा। फारस ने महमूद की तरफ हैरत से देखा, फिर संभलते बोला, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फारस, पहले सब ठीक था आंटी, अंकल मुझसे इतने प्यार से अखलाक से पेश आते थे, मगर अब। महमूद ने बात और दूरी छोड़ते हुए फारस को देखा। अब क्या? महमूद फारस के ने संजीदगी से देखते हुए पूछा। फारस, आपको कुछ फील नहीं हुआ? कुछ पता नहीं है, आप जान कर अनजान भर रहे हैं, महमूद ने दुख से कहा। फारस अपना लैपटॉप बंद करते उठकर महमूद के पास आकर बेड पर बैठ गया। महमूद, मेरी बात ध्यान से सुनो। महमूद का हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लेते फारस ने बात शुरू की थी। देखो, वो माँ है मेरी और अब तुम्हारी भी माँ है। अगर कुछ कह देती हैं तो कौन सी बड़ी बात है यार, जस्ट इग्नोर करो। अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाएं तो घर घर नहीं रहेंगे, मैदान जंग बन जाएगा। फारस ने से नरमी समझाते कहा वो ना महमूद का दिल दुखाना चाहता था, ना ही अपनी माँ को दुख देना चाहता था। आप कह रहे हैं कि मैं बस खामोशी से इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात बर्दाश्त करती रहूं, है ना? महमूद ने चटक कर कहा। महमूद, प्लीज़ समझने की कोशिश करो यार, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी माँ के सामने खड़ा होकर सवाल करूं? फारस ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा आप आंटी से झगड़ा करें, मगर अपनी बीवी को तो इसका हक, इसके घर की हैसियत तो सबको बता सकते हैं। महमूद ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, महमूद प्लीज़, जो जैसा चल रहा है फिलहाल चलने दो और सो जा, मेरे पास अभी बहस करने का वक्त नहीं है। फारस कहते उठकर अपना लैपटॉप और फाइल उठाते स्टडी रूम में चला गया। मतलब साफ था वो अब कोई बात करना नहीं चाहता था। वो महमूद इसे जाते देखती रही, फिर अपने आंखों को साफ करते लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज इस शख्स ने भी इसे अपनी माँ के रहमो करम पर छोड़ दिया था, जिससे उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी थी। ये सोच आती वो शिद्दत से रोती। रोते रोते वो कब सो गई इसे पता ही नहीं चला, और खिड़की से नजर आता चांद इस मासूम की तकलीफ पर उदास नजर आ रहा था। जिंदगी और कितने जख्म देने का इरादा है तेरा, और कहाँ तक चलना है मुझे? अब तो पैरों में उबाले भी पड़ गए और कितना सहना है मुझे। अजीब इत्तेफाक है, जिंदगी हादसे होते हैं और हम सहते गए। महमूद, महमूद कहाँ मरी हो? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? ज़ैनब बेगम ने महमूद को पकड़ते सख्त सुस्त सुनाई डाली थी। बेगम, बस भी कर दिया करो, क्यों बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? जब देखो सुनाती रहती हो। 1 साल होने को आया है अब इनकी शादी को और तुमने हर हद पार कर दी। ऐसा भी क्या जुर्म है इस मासूम का? शर्जील साहब तो इतने वक्त से सब बस चुपचाप सुनते और देखते आ रहे थे, आज फट ही पड़े थे। आप ना चुप ही रहा करें, ये औरतों का मामला, इसमें मर्दों को बोलने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब बेगम ने मुझसे कहते हुए इनकी बोलती बंद कर दी। मगर बेगम, कुछ तो ख्याल करो, बिन माँ बाप की बच्ची है, शर्जील साहब ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा। तो क्या करूं, अब हम भी मर जाएं? इसको समझाते समझाते ज़ैनब बेगम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, मगर बात को तो समझो। शर्जील साहब के बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझी। बस करें शर्जील साहब, आप ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं इससे, ज़ैनब बेगम की तलखी से कहते उठकर चली गई।
महमल जो किचन के दरवाजे पर खड़ी इनकी बातें सुन रही थी, मेरे कदमों से वापस किचन में चली गई। शजील साहब ने दुख से जाते देखा और घर से ही निकल गए। बोलो। साद ने लैपटॉप पर काम करते मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मैं सोच रही थी कि हम महमल की तरफ ना चलें। सुबह नाजिया ने हाथों पर लोशन से मसाज करते हुए कहा। साद ने चुंकते हुए नाजिया की तरफ देखा था। क्यों खैरियत? तुम्हें कैसे याद आ गई इसकी? साद ने सर झटकते वापस काम की तरफ मुतवज्जो होते कहा। बस ऐसे ख्याल आए तो बोल दिया। काफ़ी वक्त हो गया हम दोबारा गए ही नहीं इसकी तरफ। खैरियत पूछा इसकी कॉल तो आप करते नहीं हैं, ना मुझे करने देते हैं, तो एक बार चक्कर ही लगाएं। क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले कैसे भाई भाभी हैं? दोबारा खबर ही नहीं ली। नाज़ी ने साद को देखते हुए वजाहत दी। क्या तो तुम ठीक रही हो, चलो सुबह तुम चक्कर लगा ना, मैं नहीं जाऊँगा, तुम हो ना हो आना। साद ने सरसरी सी नज़र इस पर डालते कहा और फिर अपने काम में लग गया। ओके ठीक है। नाज़िया ने शातराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया कहा और उठकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दस्तक बिना आए गम भी अजीब हैं, जानते हैं इनको फिर क्यों नसीब हैं। हाथ जिसने थामा था वही ना होए अपने हाल। तू ही जाने रब्बा, तू ही तो करीब है। महमल जल्दी जल्दी नाश्ता लगा रही थी जब ज़ैनब बेगम डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। महमल जैसे ही कप चाय का फ़र्श के लिए लेकर पीछे खड़ी ज़ैनब बेगम से टकरा गई, जिसके नतीजे में गर्म चाय ज़ैनब बेगम के पैर पर गिर गई। हाय मर गई, जला दिया बदबख्त मारी ने। ज़ैनब बेगम ने रोना पीटना शुरू कर दिया, जिस पर शजील साहब और फास भागते हुए और सामने का मंजर देकर हैरान रह गई। जहाँ ज़ैनब बेगम फर्श पर पाँव पकड़े बैठी रो रही थी, महमल घबराई हुई सी खड़ी थी। पास ही चाय का कप टूटा पड़ा था। अम्मा। फास जल्दी से अपनी माँ की तरफ बढ़ा था, ये जाने बगैर कि इसकी माँ पर तो सिर्फ चंद कतरे गिरे थे। महमल का पूरा हाथ जल गया था। फास बेटा देखे तेरी बीवी मुझे कैसे मारने पर आई हुई है। ज़ैनब ने फास के पास आने पर रोते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप अचानक आगे। महमल ने डरते हुए कहा। हाँ मैं तो झूठ बोल रही हूँ। ज़ैनब बेगम ने नूर से कहा। नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। महमल ने घबराते अपनी सफाई देनी चाहिए। इन्ना महमल इन्नफ, तुम देखकर काम नहीं कर सकती। एक तो मेरी माँ का पाँव जला दिया, ऊपर से अब इनके साथ बहस कर रही हो। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। फार्स ने महमल पर चलाते हुए कहा। महमल खामोशी से अपनी तकलीफ बर्दाश्त करती चलेगी तो फार्स अपनी माँ को लिए लॉन्च में आया। इनको सोफे पर बढ़ाते पाँव को देने लगा। ये ले बॉक्स। महमल ने बॉक्स फार्स की तरफ बढ़ाते कहा तो फार्स जो बॉक्स पकड़ने लगा। महमल के हाथ पर इसकी नज़र पड़ी जिसको इसने दुपट्टे के नीचे छुपाया हुआ था। फार्स ने महमल के चेहरे की तरफ देखा जो सुर्ख हो रहा था। महमल ने फार्स को खुद को देखा तो फौरन किचन की तरफ बढ़ गई। माँ आप आराम करें, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। फार्स ज़ैनब बेगम के पाँव पर क्रीम लगाते कहते उठ खड़ा हुआ। बेटा नाश्ता तो कर लेते। ज़ैनब बेगम ने फिकस मोए लहजे में कहा। नहीं बस मैं चलता हूँ, ऑफिस में कर लूँगा कहते फार्स किचन की तरफ बढ़ गया, जहाँ महमल जाने कब से घुसी हुई क्या कर रही थी जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किचन के सामने डाइनिंग टेबल पर से अपनी चीज़ें उठाते और पलट कर जाने लगा तो नज़र महमल पर पड़ी। कदम बाखुद इसकी तरफ बढ़े थे। महमल तकलीफ को नज़रअंदाज करते अपने काम में मशगूल थी। हाथ जलने की वजह से सुर्ख हो रहा था मगर परवाह कैसे थी। फार्स ने एक नज़र महमल के हाथ को देखा फिर इसके चेहरे पर डाली जिस पर कोई तासुर नहीं था। फार्स ने खामोशी से क्रीम लाकर इसके पास रख दी, जिस पर महमल ने स्वाई नज़रों से फार्स को देखा। हाथ पर लगा लो, ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा। फार्स ने इसे अपनी जानिब देखकर कहा और किचन से निकलता चला गया। महमल ने एक नज़र पलट कर से देखा फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फार्स ने जाते जाते रुक कर से देखा जो फिर से काम लग गई थी और अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते चला गया। अस्सलाम आंटी जी, कैसी हैं आप? नाज़िया ने महमल के ससुराल आते ही इसके सास को सलाम करते हाल हवाला पूछा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ज़ैनब बेगम ने नाज़िया को जवाब देते इसका हाल हवाला पूछते कहा था। जी शुक्रिया अल्लाह पाक का। नाज़िया भी मुस्कुरा कर बोली थी। महमल अरे महमल बेटा कहाँ हो, देखो तो कौन आया है। ज़ैनब बेगम ने महमल को आवाज़ देते कहा। जी आंटी जी। महमल जो किचन में समेट कर फ्री हुई थी, ज़ैनब बेगम की आवाज़ पर जल्दी से भागती हुई ज़ैनब नाज़िया को देखकर पल भर कर रुकी थी, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते आगे बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप अकेली हैं, भाई नहीं है क्या? आप अपने मेके से इतने वक्त बाद किसी को आते देखकर वो खुश होती। बोली वालेकुम सलाम महमल, मैं तो ठीक हूँ और अकेली ही आई हूँ, पर तुमने क्या हाल बना रखा है? नाज़िया ने महमल के रफ से उंगली पर चोट करते हुए कहा। वो बस भाभी जा रही थी फ्रेश होने। महमल ने नाज़िया के पूछने पर शर्मिंदा होते कहा। अरे बेटा मैं तो हर वक्त इसे कहती हूँ ज़रा तैयार होकर रहा करो, पर नहीं, इसके सर पर तो बस काम सवार रहते हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराते कहा, जिस पर महमल ने हैरत से अपनी सास को देखा और सर चढ़ते किचन में नाज़िया के लिए खाने को लेने चलेगी। नाज़िया ज़ैनब बेगम से बातों में लगी, तब तक महमल भी चाय बिस्किट वगैरह ले आई। भाभी चाय। महमल ने चाय का कप महमल की तरफ जानी बढ़ाते हुए कहा। नाज़िया ने जैसे महमल के हाथ से कप पकड़ा, इसकी नज़र महमल के सुर्ख हाथ पर पड़ी। महमल ये हाथ पर क्या हुआ है? नाज़िया ने महमल के हाथ को पकड़ते पूछा, जिस पर महमल गड़बड़ा सी गई। कुछ नहीं भाभी, वो बस खाना बनाते शायद ज़रा सा जल गए। महमल डरते अपनी सास को देखते कहा जो उससे ही घूर रही थी। अरे महमल बेटा झूठ क्यों बोल रही हो, साहब बताओ ना, सुबह क्या किया आखिर इनको भी तो पता लगे ना अपनी बहन के कारनामे। ज़ैनब बेगम ने तंज़ीम मुस्कुराते कहा। क्या हुआ है, क्या किया है? महमल ने नाज़िया
महमल ने नाजिया ने महमल को जांचते नज़रों से पूछा था, और नाजिया को तो पहले मौका चाहिए था जो महमल की सास ने दे दिया था। वो भाभी दर से महमल घबराते हुए अटक कर बोलती चुप होगी। दे रहे नाजिया, मैं बताती हूँ, महमल से नहीं बोला जाएगा। ज़ैनब बेगम ने महमल को देखते हुए कहा, मेरी बहू रानी ने चाय बनाई थी और मेरे पास से गुजरते हुए मुझ पर गिरा दी, जिसके चंद छींटे इसके हाथ पर भी गिर गए। देखो कैसे सारा पाँव जला दिया इसने मेरा। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए कहा, महमल ये क्या किया तुमने? आंटी जी का पाँव जला दिया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? नाजिया ने खड़े होते हुए कहा, भाभी यकीन जाने मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया। महमल ने नम आंखों से नाजिया को देखते हुए कहा, बस करो महमल, तुम हर बार गलती करके फिर कह देती हो कि जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमें और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। नाजिया ने ज़ैनब बेगम के सामने महमल को झिड़कते हुए कहा, अरे जाने दो नाजिया, अब जो होना था हो गया, अब इसको कहने से क्या होगा, ठीक तो नहीं हो जाना ना? तुम बैठो चाय पियो। ज़ैनब बेगम ने दिल में खुश होते मीठे लहजे में कहा। महमल खामोशी से आंसू पीते किचन में चली गई। आंटी जी बुरा ना मानेगा, पर थोड़ा सख्ती करें इस पर, नहीं तो आप ही पछतावेंगी। नाजिया ने अपनी चाल चलते कहा, ये जाने बगैर के जिसकी जिंदगी तंग कर रही है, इसको तो पहले ही सुकून का सांस नहीं लेने दे रही ज़ैनब बेगम। और फिर दोनों बातों बातों में लग गई और किस्मत दूर खड़ी इनके आने वाले वक्त पर मुस्कुरा रही थी। दिन यूं ही गुजरते गए और नाजिया और ज़ैनब बेगम मिलकर महमल पर जिंदगी तंग करती जा रही थी। साद ने पलट कर कभी इनको देखा नहीं था और फारस से सब जानते, बस खामोश रहता। कभी महमल तंग आकर इससे कुछ कह भी देती तो वो महमल को डांट कर चुप करवा देता, जिसका फायदा नाजिया और ज़ैनब बेगम उठा रही थी। कुछ दिनों से ही महमल की तबीयत खराब थी, सुस्ती सी, चक्कर आ रहे थे, मगर वो इग्नोर कर रही थी। आज फिर वो दोपहर का खाना बना रही थी, जब इसे जोर का चक्कर आया तो वो बेहोश होते वहीं गिर गई। फाज जो आज जल्दी घर आ गया था, किचन के सामने से गिरते इसकी नज़र महमल पर पड़ी तो फर्श पर गिरी हुई थी। फारिस फौरन से भागते हुए महमल तक पहुंचे से सीधा करते इसकी गाल थपथपाई, मगर वो तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। फाज जल्दी से उसे उठाए भागे तरफ भागा और अपनी गाड़ी में डालते अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। फाज से जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो महमल जो फौरन इमरजेंसी में लेके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो फाज से जल्दी से इनके पास गया था। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? फाज ने घबराए हुए पूछा। मिस्टर फाज, साहब की वाइफ अब खतरे से बाहर है और वो उम्मीद से हैं, बहुत वीकनेस है इनको और जहनी दबाव का भी शिकार है। आप इनकी सेहत का भी ख्याल रखिए और इनको खुश रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस इनके और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने फारस को तफसील से समझाते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। फारस तो ये सुनते ही हवा में उड़ने लगा कि वो बाप बनने वाला है। डॉक्टर, मैं मिल सकता अपनी वाइफ से? फारस ने बेचैन होते हुए कहा। यस श्योर, आप मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। डॉक्टर कहती है चली गई। वो भी रूम में महमल के पास चला गया। कैसी हो? फारस ने महमल के पास बैठते इसका हाथ अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते हुए पूछा। जी ठीक हूँ, महमल ने नकाहत से कहते आंखें मूंद ली। महमल जी। फारस के पुकारने पर महमल ने आंखें वाक की थी। तुम खुश नहीं हो क्या? फारस की संजीदगी से देखते हुए पूछा। खुश हूँ फारस, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? महमल ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट से रहते कहा। अगर खुश हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारी मुस्कुराहट का साथ क्यों नहीं दे रही? फारस ने और इसके चेहरे को देखते हुए कहा। क्या है मेरी आंखों को? फारस, ठीक तो है, महमल ने कमजोरी से आवाज में कहा था। उदास है, वीरान है, जिनमें ना कोई जिंदगी है ना खुशी है, खालीपन सा है। महमल एक पल को चुंकी थी, जैसे से यकीन हो कि वो इसे इतना नोट करता है। क्या लगा? मैं तुम्हें नोट नहीं करा? तुम्हारी उदासी है, खुशी का मुझे पता नहीं लगता? नहीं महमल, मैं सब देखता हूँ, जानता भी हूँ। हाँ, थोड़ा मजबूर था, अपनी माँ के सामने लड़ नहीं सका तुम्हारे लिए, मगर अब और नहीं। मैं अपनी महमल को अब और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। फारस ने आगे बढ़कर महमल की आंखों से निकलने वाले आंसू साफ करते हुए कहा। इस दुश्मन जहाँ का कंधा मिलते वो टूटकर बिखरी थी तिन्ने के। फारस, इसको संभालना मुश्किल हो गया था। महमल की गैर होती हालत पर फारस ने घबराते जल्दी से नर्स को आवाज दी, जिसने आते ही महमल को नींद का इंजेक्शन देते इसे सुला दिया था। नर्स के जाने के बाद फारस कुछ देर बैठा महमल को देखता रहा, फिर एक नतीजे पर पहुंचते फैसला करते खड़ा हुआ था और रूम से निकलता चला गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फारस ने घर में दाखिल होते अपनी माँ को सलाम किया तो वालेकुम बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? इतना लेट आए? घर आए ज़ैनब बेगम ने से देते पूछा। फारस ने बगौर अपनी माँ को देखा, जिनके चेहरे से साफ लग रहा था कि इनको महमल का नहीं पता वो कहाँ है। अम्मी मैं अच्छा अभी बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। ज़ैनब बेगम ने फारस की बात मुकम्मल होने से पहले से काटते कहा। महमल कहाँ हो? एक तो ये लड़की मजाल है, कभी जल्दी बात सुन ले, देख रहे हो ऐसे करती है तुम्हारी बीवी। में बूढ़ी औरत तो सारा दिन आवाज़ें लगा लगा के थक जाती हूँ, और ये मैडम मजाल है, बात सुन ले। ज़ैनब बेगम ने फारस को महमल के खिलाफ भड़काने का मौका मिलने पर भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कहा। अम्मी महमल घर पर नहीं है। फारस ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। घर नहीं है? कहाँ गई? बहुत खूब, तो महारानी साहबा ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। देख लो, ये तुम्हारी बीवी की नज़र में मेरी अहमियत। ज़ैनब बेगम को फिर से मौका मिल गया था अपने अंदर का गुबार निकालने का। बस करें अम्मी, खुदा का वास्ता है बस करें। फारस ने जब्त खोते एकदम से धारते हुए कहा। आपको मालूम भी है वो कहाँ इस वक्त किस हाल में है? फारस ने जब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पूछा था। क्या हुआ फारस बेटा, कहाँ है महमल? शजील साहब जो घर में दाखिल हो रहे थे फारस को ऐसे चलाते देखकर हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत में पूछा। हॉस्पिटल में है बाबा। फारस ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए क्या हॉस्पिटल में? मगर
क्यों, क्या हुआ इससे? शजील साहब ने परेशानी से पूछा। जब मैं ऑफिस से घर आया था तो महमल मुझे किचन में बेहोश मिली थी, तो मैंने इसे उठाते हॉस्पिटल चला गया, और आप माँ सुकून से अपने रूम में सो रही थी, ये तक नहीं देखा कि वो किस हाल में है। यही फिक्र है आपकी? आपको क्या लगा कि मैं कुछ जानता नहीं है? मुझे कुछ मालूम नहीं है, सब जानता हूँ, समझता हूँ। अगर कुछ नहीं बोला तो सिर्फ इसलिए कि आप माँ हैं मेरी, मगर आपने तो मेरी ही खुशियों को आग लगाना शुरू की हुई है, मगर बस अब और नहीं। बाबा मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी बीवी को लेकर। मैं अपने बच्चे की परवरिश इस माहौल में नहीं कर सकता जहाँ नफरत ने अपना जहर घोल रखा हो। फारस ने ज़ैनब से बात करते आखिर में शजील साहब को देखते कहा, बच्चा? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? फारस मुझे बता, तुम क्या बोल रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। देखा आपने, इस मनहूस लड़की ने मेरा बेटा भी छीन लिया मुझसे। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए फारस के बाजू पकड़ते पहले फारस से पूछा, फिर शजील साहब से कहा, बस करें माँ, मुझे आपसे दूर महमल ने नहीं, आपने किया है। आपने खुद अपने हाथों से हमारा हंसता बसता घर उजाड़ा है, आप जिम्मेदार हैं इससे सब की। फारस ने ज़ैनब बेगम से अपने बाजू छुड़ाते कहा और लंबे लंबे डग बढ़ते अपने रूम की जानिब चला गया। शजील रोके से, वो ऐसे कैसे जा सकता है? कैसे अपनी माँ को छोड़कर जा सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? रोके ना इसे। ज़ैनब ने शजील को शजील साहब के बाजू से पकड़ते झंझोड़ते कहा, सही कह कर गया है वो। क्या गलत कहा है इसने? तुमने मेरा हंसता बसता घर वीरान कर दिया। ज़ैनब तुम बेगम, तुम यूं इस सब की वजह शजील ने, तुम हो इस सब की वजह। शजील साहब ने अफसुदगी से ज़ैनब को देखते कहा और सुस्त रवैये से चलते अपने रूम में बंद हो गए। कुछ ही देर में फारस अपना और महमल का सामान लिए अपने रूम से निकला था, जिसे देखकर ज़ैनब बेगम एक बार फिर भागकर फारस के सामने आई थी। नहीं फारस, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी। फारस मत जा अपनी माँ को छोड़कर। ज़ैनब बेगम रोते हुए बोली, माजत माँ, मुझे ये सब करने पर आपने मजबूर किया और मैं नहीं रुकने वाला। कहते ही फारस घर से निकलता चला गया। नाजिया किचन के काम निपटा रही थी जब डोरबेल बजने पर दरवाजे की जानिब मतवज्जो। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। ज़ैनब बेगम सलाम करती अंदर आई थी। नाजिया को वो बहुत संजीदा और उदास लगी थी। वालेकुम सलाम आंटी जी, कैसी हैं आप? और आज अचानक हमारी तरफ कैसे आ गई? नाजिया ने खुशुगा ऐसे कहा। आना पड़ा। नाजिया बेगम ने उदासी से कहा, खैरियत तो है? क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नाजिया ने इनको जानती नजरों से देखते हुए कहा, नाजिया तुम सही कहती थी, महमल मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। बताओ मैं क्या करूं? ज़ैनब बेगम ने रोते हुए कहा। इससे पहले नाजिया कुछ कहती साथ घर में दाखिल हुआ। साथ को आते देखकर नाजिया के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका भाई? साथ ने हैरत से ज़ैनब बेगम को देखते पूछा। बस बेटा अभी आई हूँ। ज़ैनब ने साथ को देखते हुए आंसू साफ करते हुए कहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? साथ ने इनको रोते हुए देखकर परेशानी से पूछा। कुछ ठीक नहीं है साथ, तुम्हारी बहन ने सब बर्बाद कर दिया मुझसे, मेरे बच्चे को, मेरे फार्स को दूर ले गई। अब तुम ही हो जो मेरा फार्स वापस ला के दे सकते हो। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए मी से साथ को देखते हुए कहा, कहाँ ले गई आंटी जी? क्या बोल रही हैं आप? वो कहाँ गए हैं फारस को लेकर? और फारस कैसे चला गया इसके साथ? कहीं भी आप दोनों को छोड़कर? सार ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं मुझे, पर इसने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। ज़ैनब बेगम लाइल्मी का इज़हार करते हुए बोली। अच्छा आप रिलैक्स हो जाए, मैं करता हूँ कुछ। नाजिया इनको पानी दो, रूम में आओ। साथ कहते अपने रूम में चला गया। नाजिया बेगम को पानी देते रूम में साथ के पीछे चली गई। नाजिया क्या है ये सब? तुम तो बोल रही थी कि सब ठीक है। महमल के ससुराल में साद ने नाजिया को जैसे ही आते देखा बोला, साद अब मुझे क्या पता क्या चल रहा है वहाँ, मैंने तो जो देखा था बोल दिया। नाजिया ने जल्दी से कहा, अब क्या करूँ मैं? कहाँ से ढूंढूं इनको? पता नहीं कहाँ गए होंगे वो। साद ने परेशानी से माथा रब किया। आप फारस को कॉल करके ड्रेस ले लें, फिर वहाँ जाकर बात कर लें। नाजिया ने हल देते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा। साद ने कहते फ़ोन पॉकेट से निकाल कर फारस को कॉल मिलाई। कॉल 2-3 बेल पर उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम फारस, मैं साद महमल का भाई बात कर रहा हूँ। साद ने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बैठाते हुए कहा। वालेकुम सलाम भाई जी, बोले। फारस ने संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करते कहा, कहाँ हो तुम? इस वक्त मुझे मिलना है तुमसे। साद ने कहा, अभी तो रास्ते में हूँ, घर जाकर आपको ड्रेस भेजता हूँ, आप घर आ जाओ। फारस ने सादगी से कहा, ओके भेज दो। साद ने कॉल काट दी। अगले दिन ही साद फारस के भेजे ड्रेस पर पहुंच गया था। साद ने जैसे ही बेल बजाई कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला गया। महमल ने बेल बजने पर दरवाज़ा खोला तो सामने साद को देखकर कुछ पल तो साकत खड़ी रह गया। अस्सलाम वालेकुम। साद ने महमल को बुत बने देखकर खुद को देखते हुए खुद ही सलाम किया। वालेकुम सलाम भाई, आप यहाँ? महमल ने नम आंखों से खुश होते हुए कहा, मैं अब अंदर आने दोगे या यहीं से वापस चला जाऊंगा? सार ने ऐसे दरवाजे पर जमकर खड़े रहने पर तंज किया। जी सॉरी, आए। फारस को बुलाती हूँ कहते महमल जल्दी से रूम में चली गई। साथ कुछ देर खड़ा घर का जायजा लेता रहा, फिर एक तरफ रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया। फारस वो बाहर महमल से खुशी और घबराहट में बुलाने जा रहा था। आधे अधूरे अल्फाज अदा कर रही थी। क्या हुआ महमल मेरी जान, तुम ठीक हो? क्या है? बाहर फारस जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। महमल कैसे बोलने पर परेशानी से महमल की जानिब बढ़ते हुए बोला, जी ठीक हूँ मैं। मैं कह रही थी कि बाहर भाई आए हैं। महमल फारस के इस अंदाज पर शर्मिंदा होते बोली, हाँ अच्छा, तो मेरी जली सी क्यूट वाइफ है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? चलो चल के मिलते हैं साले साहब से। फारस महमल की बात पर खुलकर हंसते हुए बोला, जी आप चले, मैं इनके लिए चाय लेकर आती हूँ। महमल कहती है जल्दी से किचन में चली गई तो फारस भी लॉन्च की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम साद
بھائی کیسے ہیں آپ؟ فارس نے لانچ میں آتے ہی سعد کو سلام کرتے خیریت سے دعوت کی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ فارس میں ٹھیک ہو، تم سناؤ کیسے ہو؟ سعد نے بھی خوش اخلاقی سے بات کرتے ہوئے کہا جی الحمدللہ پاک کا کرم ہے فارس، میں تم سے کچھ ضرورت کی بات کرنی ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو۔ سعد نے تمید باندھتے ہوئے کہا جی جی بولیں، میں سن رہا ہوں۔ فارس نے بغور سعد کو دیکھتے ہوئے کہا فارس تم گھر کیوں چھوڑ کر آگے محمل کو لے کر؟ سعد نے سنجیدگی سے بات شروع کرتے ہوئے کہا سعد بھائی اب میں وہاں نہیں رہ سکتا اپنی محمل کو لے کر، اس لیے اسے یہاں لے آیا۔ فارس نے بھی بغیر لگی پٹی رکھے جواب دیا دیکھو فارس، محمل نے تم سے جو بھی کہا مجھے نہیں پتا، مگر تم محمل کے کہنے پر اپنی ماں کو چھوڑ کر آگے ایسے کون کرتا ہے؟ یار وہ ماں ہیں تمہاری، ان کے لیے تمہارے کچھ فرائض ہیں، ان کا حق ہے تم پر۔ سعد نے فارس کو سمجھاتے ہوئے کہا آپ سے کس نے کہا کہ محمل کے کہنے پر اس سے یہاں لے کر آئے ہوں اور ماں کو محمل کے کہنے پر چھوڑا ہے؟ فارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محمل بھی چائے لے لانچ میں آگے تھے، ان کے چائے رکھتے ہی فارس کی بیگ پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ فارس پلیز اب تم پردے مت ڈالو ان کی باتوں پر۔ سعد نے چڑھتے ہوئے محمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا میں پردے نہیں ڈال رہا سعد بھائی، اور میری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ کیا ہے۔ اچھا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ تم خود بتاؤ، کچھ دن پہلے اس نے آنٹی جی پر گرم چائے نہیں گرائی، ان کے پاؤں نہیں جلائے، میں سب جانتا ہوں اس کے کام، اور تمہیں ذرا شرم نہیں ہے ایک بیٹے کو اس کی ماں سے الگ کرتے یا ان کے خلاف بھڑکاتے؟ تمہاری وجہ سے مجھے آنٹی جی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، تم نے تو بابا کی تربیت پر داغ ہی لگا دیا، سر جھکا دیا بابا کا بھی اور میرا بھی، کتنا دکھ ہو رہا ہوگا ان کی روح کو۔ سعد نے تیش میں آتے ہی بغیر محمل کو سنانا شروع کر دی اپنے لیے سعد کے منہ سے سننے والی باتوں اور الزامات پر۔ محمل کو جھٹکا لگا تھا، اتنے وقت بعد بھائی ملنے بھی آیا تو نئے الزام لے کر سوچتے ہی ایک درد کی لہر اٹھی تھی اس کے دل میں۔ اس سے پہلے کہ محمل چلا کر گرتی فارس نے جلدی سے اٹھتے اسے گرنے سے بچایا۔ بس انف از انف مسٹر سعد، بہت کر لی اپنے باتیں اور بہت سن لی ہم نے، اب اور نہیں۔ سعد کی باتیں سنتے ہی محمل کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، جس کو دیکھتے ہی فارس نے غصے سے دھاڑتے سعد کو چپ کروا دیا تھا۔ فارس تم اس کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو رہے ہو، اپنی ماں کا تو سوچو۔ سعد نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا بس کر دیں آپ مسٹر سعد، حسن چودھری آپ کی وجہ سے میری وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر آپ کی وجہ سے اس کو یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ فارس نے سخت لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا مگر فارس تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ سعد نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا اگر آپ یہاں ابھی تک کھڑے رہے تو میں صرف محمل کی وجہ سے سمجھے، ورنہ میری وائف کو دکھ دینے والے کو میں دھکے دے کر نکال دیتا۔ اور کیا کہا تھا آپ نے؟ میری ماں کی طرف میرے کچھ فرض ہیں تو ان کا حق ہے مجھ پر۔ تو مسٹر سعد یہ میری وائف اور میرے بچے کی ماں ہے، ماں سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میری ماں کا مجھ پر ہے، اور اس کی طرف بھی میرے کچھ فرض بنتے ہیں، سمجھے آپ؟ ارے آپ کیا سمجھیں گے، آپ نے کتنے فرض نبھائے ہیں جو میری باتیں سمجھیں گے؟ آپ کو تو ہمیشہ اپنا آپ ہی نظر آتا تھا، پھر آگے آپ کی وائف، پھر ان کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا آپ کو، جس نے آپ کی ناک کے نیچے اتنی گھٹیا کھیل کھیلے اور آپ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ فارس نے تیش میں سارے راز فاش کرنے کی ٹھان لی تھی جو اب تک وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، آج آگ کے لاوے کی طرح باہر نکلتا جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم سعد؟ نازیہ کے نام پر بھڑکتے ہوئے بولا فارس۔ نہیں پلیز، محمل نے فارس کا ہاتھ تھامے روکنا چاہا جب فارس نے محمل کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے سعد کی طرف گھوما تھا۔ محمل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا، مگر اس کے انداز میں محمل کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ ہمت ہے آپ میں سننے کی، کیا سن سکیں گے آپ سچ کو اور سامنا کر سکیں گے سچ کا؟ فارس نے سرد انداز میں پوچھا۔ ہاں ہے ہمت، تم بولو، سعد نے سخت لہجے میں کہا۔ تو سنیں، آپ تو محمل کی شادی کر کے سے غافل ہو گئے تھے، کبھی کبھار اپنی وائف کو بیچ دیتے تھے فرض پورا کرنے کے لیے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے اب تک جو بھی خبر پہنچتی رہی تھی آپ کی وائف وہ سب سچ تھا؟ یقیناً نہیں، کیسے پتا ہوگا؟ آپ کی آنکھوں پر تو محمل سے نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اپنی وائف کے یقین کی تو آپ نے کبھی خود سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فارس نے سعد سے زیادہ سخت لہجے میں کہنا شروع کیا۔ سا بات کرو، یہ گھما کیوں رہے ہو؟ سعد نے چڑھتے ہوئے کہا سا بات یہ ہے صالح صاحب، اگر ہم یہاں ہیں اور محمل کی شادی شدہ لائف میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں ان کی وجہ صرف اور صرف آپ کی وائف نازیہ سعد چودھری ہے۔ شادی سے پہلے آپ دونوں بہن بھائی میں جو بھی غلط فہمی تھی سو تھی، مگر آپ کی شادی کے بعد آپ کی نفرت بڑھتی گئی، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی وائف نے آ کر آپ کو محمل سے اور دور کر دیا۔ اس نے جو نہیں بھی کیا ہوتا تھا اس کا بھی الزام محمل پر لگ جاتا۔ خیر تب جو ہوا سو ہوا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ فارس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تم الزام لگا رہے میری وائف پر؟ سارے تیش میں آتے فارس کا گرباں پکڑتے کہا میں الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس ثبوت ہیں۔ فارس نے سعد کے ہاتھ جھڑکتے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اگر تھے تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ سعد نے چیخ کر کہا یہ دیکھیں پہلے ثبوت پھر اپنے نہ بولنے کا بھی بتاتا ہوں۔ فارس نے کہتے ہوئے ویڈیو چلائی جس میں نازیہ زینب بیگم کو محمل کے خلاف بھڑکا رہی تھی، ایسے ہی اور کچھ بھی ویڈیو سے جن میں نازیہ اور زینب بیگم محمل کے خلاف سازشیں پلانس بنا رہی تھی، اور آخر میں وہ پلان تھا جس میں زینب بیگم نے محمل سے ٹکرائی اور چائے خود پر
कामों और महमल पर ज़्यादा गिराई थी। ये सब देखती है साथ को एक एक बात याद आने लगी। सब बातें वाक़यात फ़िल्म की तरह उसके ज़हन में चलने लगी। कैसे नाज़िया बहाने-बहाने से महमल पर इल्ज़ाम लगाती थी। सब कुछ खुद प्लान करती और फिर महमल को फँसाती थी। साथ को नाज़िया का तेल पर फिसलना याद आया। महमल के मुँह पर थप्पड़ याद आते ही वो फूट-फूट कर रो दिया। भाई प्लीज़ ऐसा मत रोएं, प्लीज़ भाई, मुझे तकलीफ़ हो रही है आपको ऐसे झुकते देखकर, प्लीज़ मत रोएं भाई। महमल जो सब देखने और सुनने के बाद बिल्कुल सख्त रह गई थी। साथ के यूँ रोने और पर तड़प ही तो गई थी। जल्दी से इसके पास नीचे बैठती इसके हाथ पकड़ते बोली, महमल मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये क्या कर दिया? अपने हाथों से अपनी बहन को मुश्किलों तकलीफ़ों में धकेल दिया। मैं अपनी नफ़रत में अंधा हो गया था, सही गलत की पहचान तक भूल गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत मुझे माफ़ कर दो महमल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। साथ ने रोते हुए महमल के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको ऐसे झुकते देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। महमल ने रोते हुए साथ के हाथों पर सर रखते हुए कहा, महमल मेरी गुड़िया, मेरी बहन, आई एम रियली सॉरी। साथ ने महमल की बातों पर खींचकर गले लगाते हुए कहा। काफ़ी देर दोनों रोते रहे। दिलों पर जमी नफ़रत की गिर्द को आंसू के पानी से गर्द को आंसू के पानी से धोते रहे। दिल शफाफ हो चुके थे, गर्द झड़ चुकी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? फार्स साद ने महमल की नरमी से आंसू साफ करते हुए फार्स को देते हुए पूछा। दोनों काफ़ी हद तक संभल चुके थे। भाई मैं एक तो खुद अम्मी की वजह से मजबूर था, माँ को दुख नहीं देना चाहता था, बेबस था इनके मामले में। दूसरा सबूत इकट्ठा करके आपसे बात करने का इरादा रखता था, मगर ये नहीं जानता था कि अम्मी और नाजिया भाभी इतनी जल्दी अपनी चाल चल देंगी। फार्स का इशारा चाय वाले वाक़ये की तरफ था। खैर जो भी था, अब मैं महमल को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, साद ने संजीदगी से कहा। मगर क्यों? मैं मानता हूँ मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मगर मैं अब महमल को खुद से दूर नहीं करना चाहता, फार्स ने बेचैनी होते हुए कहा। फार्स मैं इस मामले को अच्छे से हल करना चाहता हूँ आंटी का रवैया महमल के साथ अच्छा और मेरी बहन पर लगा इल्ज़ाम भी उतर जाए। साथ का इशारा ज़ैनब बेगम के इल्ज़ाम की तरफ था, जिसको समझते फार्स ने इस बात में सर हिलाया। तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? फार्स ने संजीदगी से महमल को एक नज़र देते हुए पूछा। साथ ने सारा प्लान दोनों को समझाया। साथ का इरादा अब नाजिया और ज़ैनब बेगम की साजिशों को सरेआम पर लाने के साथ साथ इनको इनकी गलती का साथ लाने का भी था। इन दोनों को सब बताकर साथ महमल को लिए घर की तरफ रवाना हो गया। फार्स भी अपने ऑफिस चला गया। साथ महमल को लिए जैसे ही घर में दाखिल हुआ, नाजिया सामने ही सोफे पर बेनियाजी से बैठी टीवी पर टॉक शो देख रही थी। इसे देखते ही साथ का पारा हाई हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, महमल ने जल्दी से बाजू पकड़ते नफ़ी में सर हिलाया तो साथ लंबी सांस लेकर रह गया। आहट पर नाज़िया ने पलट कर देखा तो सुनसी हो गई। महमल को साथ के साथ देखकर, अरे आप आ गए और महमल को भी लाए हैं साथ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। नाज़िया ने अपने तासुरात छुपाते हुए मीठे लहजे में कहा। महमल को फार्स ने घर से निकाल दिया है तो इसलिए इसे मुझे लाना पड़ा, अब ऐसे छोड़कर तो नहीं आ सकता। साथ ने बेजारियत भरे लहजे में कहा तो महमल सर झुका गया। क्यों क्यों निकाल दिया? अब क्या किया है इसने? नाज़िया ने परेशानी से पूछा। मैं इसे समझाने गया था, मगर इससे झगड़ा हो गया तो इसे महमल को घर से निकाल दिया। गुस्से से साह ने बहुत गौर से नाज़िया के चेहरे के तासुरात देख रहा था जो पल पल बदल रहे थे। अच्छा अब सवाल ही करती रहोगी या पानी भी दोगी? और तुम महमल जाओ अपने रूम में। साह ने नाज़िया से बात करते महमल को ज़रा सख्ती से हुक्म दिया। जी भाई कहते महमल अपने रूम में चली गई। आपको क्या ज़रूरत थी झगड़ा करने की? अगर वो नहीं मारा था तो छोड़कर आ जाते। अब नया मसला खड़ा कर रहे हैं। नाज़िया ने पानी का गिलास हाथ की तरफ रखते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जल्दी से भेज दूंगा इसके घर। साने सरसी अंदाज में कहते पानी का गिलास मुंह को लगाए। हमसे ही कह रहे हैं आप जल्दी ही इसे वापस भेज दे, नहीं तो अब ये जाने कौन सा कारनामा करे। नाज़िया ने से कहते गिलास के उठाते किचन की तरफ चलेगी। जल्दी ही सब ठीक होगा। साद नाज़िया को पुरसोच नजरों से देखते हुए बोला। महमल को आए हफ्ता हुआ था जब नाज़िया ने सारे काम की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। ये जानते हुए भी कि इसकी तबीयत नासाज रहती है, ऐसी हालत में ज़्यादा काम सही नहीं है इसलिए मगर वो परवाह कर जाती। महमल तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? साद आज कुछ जल्दी घर आ गया था, काम ज़्यादा होने की वजह से वो लेट घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था, जिस वजह से अपनी बीवी के कारनामे से अभी तक बेखबर था। आज जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, किचन की लाइट जल्दी देखकर किचन में आ गया, मगर सामने नाज़िया की जगह महमल को देखकर हैरान हुआ था। बस भाई जाने ही वाली थी। महमल साद को देखकर घबराते हुए बोली, जानती थी कि आजकल साद बात बात पर भड़क जाता था। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि इतनी देर जागो या काम करो। ज़्यादा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मुझे सच और सीधा जवाब चाहिए। साद ने सख्त लहजे में पूछा। वो भाई मैं क्या हो गया? अगर किचन में है तो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये पहली बार किचन में आई है। पहले भी तो करती थी ना, इससे भी ज़्यादा देर तक। तो अब क्या अनोखा हो गया है जो आप इतना भड़क रहे हैं? नाज़िया जो किचन में आते सब सुन चुकी थी, तड़कर बोली, आओ तो ये तुम्हारे काम है, पहले बता देती तो मैं रिएक्ट नहीं करता इतना। साद ने खुद पर काबू पाते कहा, वरना इश्तियाल से इसका दिमाग फट रहा था। अब पता लग गया ना, अब चले कमरे में। कहते नाज़िया अपने रूम में चलेगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुबह किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करता हूँ। फारस से भी बात करता हूँ कि इसने आंटी को कितना एहसास करवाया है कि कितनी वो सुधर चुकी हैं, फिर इसके तेवर तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। ओके परेशान नहीं हो, ओके परेशान ना हो।
जाओ जाकर आराम करो, साद ने महमल के सर पर हाथ रखते प्यार से कहा। जी भाई, महमल ने नरमी से मुस्कुराते जवाब दिया और अपने रूम में चली गई। साथ कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर खुद भी सर झटक कर रूम में चला गया। भाई बाबा की कॉल्स मुसलसल आ रही हैं कि माँ मुझे घर बुला रही हैं, मगर जब तक इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो खुद महमल को घर नहीं लेकर आती तब तक मैं नहीं जाने वाला। फारस ने संजीदगी के साथ के पूछने पर जवाब दिया। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगी? साद ने पुरसोच अंदाज में फारस से पूछा। बाबा बता रहे थे कि जल्द ही अना का बोर्ड टूटने वाला है। फारस ने साद को देखते हुए कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। साद ने गहरा सांस हवा के सबूत करते हुए कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। फारस ने भी पुरयकीन लहजे में कहा। 9 महीने पर लगाकर उड़े थे और इन दोनों में नाज़े ने अपनी हर हद पार की थी। हर कोशिश की थी कि साद महमल को घर से निकाल दे। वो बहाने बहाने से महमल को जलील करती है, साद को उकसाती, मगर अब साद वो साद नहीं रहा था जो नफरत में अंधा हुआ था। ये तो वो था जिसकी आंखें सच्चाई की रोशनी से रोशन कर दी गई थी। महमल अपने रूम में थी। इसकी तबीयत में बेचैनी सी थी। जब वो उठकर अपने रूम से बाहर आई, साद घर पर नहीं था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। महमल जैसे ही लॉन्च में आई, सामने नाज़े बैठी टीवी पर चैनल बदल रही थी। महमल को सुस्त रवैये से देखकर इसकी जानिब मतवज्जो। खैरियत है, आज कोई सुस्त सी हो? नाज़े ने जानती नज़रों से महमल को देखते हुए कहा। जी भाभी, बस तबीयत में थोड़ी बेचैनी सी है। महमल सुस्ती से चलती हुई सोफे पर बैठी थी बोली। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। नाज़े कहते हुए फिर से टीवी की तरफ मतवज्जो होगी। महमल कुछ देर वहाँ बैठी रही, फिर उठकर अपने रूम में चली गई। महमल को ये अभी कुछ ही देर हुई थी कि जब इसके रूम से चीखने की आवाज़ें आने लगी तो नाज़िया भागते हुए वहाँ गई। सामने महमल को दरसे तरफ देखकर नाज़िया को कुछ पल के लिए घबराई, मगर अपना कुछ देर पहले किया कारनामा और कुछ दिन पहले होने वाला वाक़या याद आया तो शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे का हाथा किया। कुछ दिन पहले, महमल तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? ये क्या बनाया है बदमज़ा सा? नाज़िया ने सालन की प्लेट महमल के पैरों में फेंकते हुए कहा। नाज़िया, ये क्या हरकत है? साद जो खामोशी से खाना खा रहा था, नाज़िया के चलाने पर और फिर प्लेट फेंकने पर गुस्से से बोला, आप तो चुप ही रहें तो अच्छा है। इस मनूस को मैं सर पर सवार कर दिया है, करके लाकर इतनी मुश्किल से जान छूटी थी, फिर से आ गई अपनी मनूसियत फैलाने। नाज़िया ने सारे लिहाज बला ताक रखते हुए चीखकर कहा। नाज़िया, शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। साद ने इसके यूं चलाने पर तेज से बोला था। क्या शट अप? क्या गलत कहा है? आप ही तो कहते थे मैं मनूस है। नाज़िया साद से भी ज्यादा चीखकर बोली थी। कुछ पल के लिए साद को चुप लगी थी। सच ही तो कहा था इसने खुद को अपनी बहन को मनूस कहता था, तो फिर वो तो भाभी थी इसकी, वो कैसे इसको इज्जत देती जब भाई ने ही कभी इज्जत मान नहीं दिया था। फिर इससे साद शर्मिंदा सा कुर्सी पर बैठ गया था। और तुम अपनी मनुष्यत अपने ससुराल में भी फैला आई हो। तुम जैसी लड़कियां घर कहाँ बसा पाती हैं, आकर बैठ गई हैं फिर से हमारे सर पर, हमारे टुकड़ों पर पलने। मगर अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़ दो, हमारा पीछा चली जाओ हमारे घर से। अब हम तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को मुफ्त रोटियां नहीं खिला सकते, समझी? मनूस, घटिया, बचल, नवारा लड़की। नाज़िया ने साद को खामोश देखा तो जो मुंह में बोलते चलेगी। साद की बर्दाश्त यहीं तक थी। तैश में उठते नाज़िया के मुंह पर अपने हाथ की छाप छोड़ दी। ठाकी आवाज के साथ नाज़िया अपनी जगह से 2 कदम पीछे लड़खड़ाई थी। नाज़िया ने चेहरे पर हाथ रखे हैरत से साद को देखा, जिसने कभी इससे सख्त लहजे में बात नहीं की थी। इसकी कही हर गलत सही बात को मानता आया था। खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक और घटिया लफ्ज बोला तो अभी के अभी तलाक देकर फारिग कर दूंगा, समझी? साद सुर्ख अंगारा आंखों से नाज़िया को देखते कराया था। रहने दे भाई, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। उन्होंने वो ही कहा जो हमेशा से सुनती और दिखती आई हैं। महमल ने तकलीफ से कहा और अपने रूम में चली गई। महमल को ऐसे जाते देखकर साद को दुख हुआ था। तकलीफ से आंखें बंद करके खोली और एक नजर नाज़िया को देखते ही घर से निकल गया। तुम्हारी वजह से साद ने मुझ पर हाथ उठाया था ना, और तलाक की धमकी दी थी। अब मैं देखती हूँ कि कौन बचाता है तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। नाज़िया ने आंखों में नफरत की चिंगारी लिए महमल को देखते हुए कहा। भाभी प्लीज प्लीज, भाई फार्स को बुला दे। महमल ने तकलीफ से दोहरे होते हुए कहा। छी छी, सो सॉरी महमल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अब तुम्हें पता लगेगा कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। जब तक तुम्हारा भाई आएगा तब तक तुम और तुम्हारा बच्चा ऊपर जा चुके होंगे और मुझ पर भी इल्जाम नहीं आएगा। हाँ, नाज़िया ने कहका लगाते हुए सफाके से कहा। भाभी प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसने मासूम का क्या कसूर है जो अभी दुनिया में भी नहीं है? महमल ने तकलीफ से को सहते हुए दुख से कहा। ओह महमल, मुझ पर तुम्हारी इस जज्बाती तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नरम दिल नहीं और ना ही बेवकूफ़ हो, समझी? नाज़िया नफरत भरे लहजे में कहा। भाभी प्लीज़, मुझे ना सही मेरे बच्चे को बचा लें प्लीज़। महमल ने दर से नडाल रोते हुए कहा। क्यों बचाऊं इस स्पोले को, ताकि बड़ा होकर मुझसे अपनी माँ का बदला ले? हरगिज़ नहीं, मैं तुम दोनों को मार कर ये राज हमेशा के लिए दबा दूंगी। तुम मर रही हो तो चलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम मरते वक्त सोचती मर जाओ कि लेबर पेन इतनी तेज एकदम से क्यों शुरू होती है। मगर तुम मेरी भोली नंद ये नहीं जानती कि तुमने मेरे खाने में
नहीं जानती, मैंने तुम्हारे खाने में जहरीली दवाई मिक्स कर दी थी जिसने आस्ता आस्ता अपना काम शुरू कर दिया है। कब से बाहर बैठी मैं तुम्हारी इन्हीं चीखों का वेट कर रही थी, अब जाकर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ है। नाज़े कहते हुए जोर से कह लगाया था। महमा सदमे और दुख से इसको देख रही थी जिसका चेहरा इससे बहुत तारीख लग रहा था। आपने मगर क्यों, आप ऐसा कैसे कर सकती? महमल दुख और तकलीफ से उठते बोली, तुम्हारी वजह से साद ने मुझ पर हाथ उठाया, तलाक देने का तक का कहा से तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर रहने लगा है। जब से तुम आई हो वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। मेरे और साद के दरमियान कोई है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इसे मार देती जैसे तुम्हारे बाप को मारा था। वो भी हर वक्त हमारे बीच दूरियां डालता रहता था। मैंने इसे निकाल फेंका अपनी और अपने साथ की ज़िंदगी से, और इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया कि तुम्हारे लेट घर आने की टेंशन ली उन्होंने और इनका बीपी शूट कर गया। अब तुम्हारी बारी है। नाज़िर ने इंतहाई मकारी से सब मेंबर पर डाला था और अब भी बहुत बड़ी साजिश खेली थी। तुम कातिल हो मेरे बाप की, तुमने मारा बाप को। साद जो जाने कब वहाँ आया था, नाज़िया की सब बातें सुन चुका था। कहते हैं ना, गुनाह कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और हसद हर रिश्ते को खा जाता है। इसी तरह नाज़ी ने भी हसद में अपना सब कुछ खो दिया था। आपका भाई साद मेरी बात सुने, मैं दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। कहते साथ जल्दी से महमल की जानिब बढ़ा था, जो दर्द तकलीफ से और कुछ नाज़िक इंकशाफात से सुनकर नढाल से ज़मीन पर गिर गई थी। महमल मेरी चंदा उठो, आंखें खोलो प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बाबा जानी को नहीं बचा सका था मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ आंखें खोलो। साथ महमल को अपने बाजू में उठाए बाहर की जानिब भागते हुए बोल रहा था। नाज़िया किसी हारे ज्वारी की तरह से जाते देखती रही, फिर खुद को समेटते अपने रूम में बंद होगी। आज इसके गुनाहों का गड़ा भर चुका था, अब तो बस हिसाब का वक्त बाकी था। महमल को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। आधा घंटा होने को था। साथ बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता और फिर से चक्कर लगाने लग जाता। डॉक्टर जैसे ही महमल को लेकर गए, साथ ने फौरन फार्स को कॉल करके हॉस्पिटल आने को कहा था, जिससे कहा सुनते ही फार्स सारे काम छोड़ते जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया था मगर ट्रैफिक की वजह से रास्ते में फंस गया। जैसे तैसे करके फार्स हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन से मालूम लेते इमरजेंसी की तरफ भागा। इसे साथ सामने ही चक्कर काटते नजर आ गया। क्या हुआ महमल साद भाई, वो ठीक तो है ना? फारस ने करीब आते ही घबराते हुए पूछा। फारस यहाँ बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो, महमल की कंडीशन बहुत सीरियस है, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, बस दुआ करो वो दोनों बच जाएं वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। साद ने बात करते हुए आखिर में रो दिया था। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा, मेरी महमल को आप देखना, कुछ नहीं होगा, ऐसे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इतने अहम मौके पर वो मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। फारस साथ को कम और खुद को ज़्यादा तसल्ली दे रहा था। कुछ ही देर में शजील साहब और ज़ैनब बेगम भी वहाँ पहुँच गए थे। फारस ने ऑफिस से निकलते वक्त शजील साहब को कॉल करके बता दिया था और हॉस्पिटल का एड्रेस भी सेंड कर दिया था। ज़ैनब बेगम भी महमल की हालत का सुनते घबरा गई थी। तभी शजील साहब के एक बार कहने पर साथ चली आई थी। फारस अपने माँ बाप को देखते बिखर सा गया था, बाप के गले लगकर फुट फुट कर रो दिया था। अबू वो मुझे छोड़कर जा रही है, इसे रोक लेना, इसे बताए मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, प्लीज़ अब्बू। फारस शजील साहब के हाथों पर सर रखे बुरी तरह रो रहा था। फारस मेरे बच्चे हौसला रखो, मेरी जान, कुछ नहीं होगा, इसे वो ऐसे ही नहीं जा सकती हमें छोड़कर। ज़ैनब बेगम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फारस ने पलट कर अपनी माँ को देखा और शजील साहब के हाथों को छोड़ते ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। ठीक आधे घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर निकले थे। फारस जल्दी से डॉक्टर्स की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, अब वो ठीक तो है ना? फारस ने बेचैनी से पूछा था। शी इज़ नो मोर, हमने बहुत कोशिश की मगर हम इनको बचा नहीं पाए, जहर बहुत फैल गया था, बहुत अफसोस है हमें, मगर आपका बेबी सेफ है, माशाल्लाह से बेटा हुआ है, कहते डॉक्टर फारस के कंधे पर हाथ रखते आगे को बढ़ गया। फारस वही घुटनों के बल गिरा पड़ा। साद अलग सदमे से कुर्सी पर ठहसा गया था। अंदर से नर्स एक बच्चे को लिए ज़ैनब बेगम के पास आई थी। इसके पीछे ही महमल को स्ट्रेचर पर डालकर सफ़ेद चादर से ढांपते बाहर लाया गया था। फारस बस बैठा इसे देखे गया। शजील साहब ने आगे भड़के से उठाया तो वो जैसे होश में आया था। नहीं नहीं महमल, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, तुम बिना नहीं रह सकता, उठो ना, कह दो ये मजाक है, प्लीज़ महमल उठ जाओ, तुम जानती हो ना मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। महमल तुम बोल क्यों नहीं रही, उठो महमल। फारस ने इसके बेजान वजूद को झंझोड़ते चला रहा था। वहाँ हर आंख का शिबार थी इस दीवाने को रोते देखकर। फारस मेरे बच्चे हौसला रखो, ज़ैनब बेगम ने आपके बढ़ते से थामना चाहा जब इसने झटके से खुद इनकी गिरफ्त को छुड़ाया था। दूर दूर रहे आप मुझसे, आपकी वजह से हुआ है ये सब, आप हैं जिम्मेदारी से सबकी छीन ली है मेरी सारी खुशियाँ, मिल गया सुकून आपको। अगर आप नाज़िया भाभी की बातों में ना आती तो ये सब ना होता, मेरी महमल मेरे साथ होती, इस वक्त मेरी खुशियों को अधूरा कर दिया आपने। फारस ने चीखते हुए कहा। फारस संभालो खुद को, मेरे बच्चे इस मासूम को देखो जिसने अभी होश नहीं संभाला और इससे माँ का साया छीन गया, इसको कौन संभालेगा? बच्चे तुम्हें इसके लिए सही हिम्मत करना होगी। शजील साहब ने आगे बढ़ते उसे थामते कहा। बाबा मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, से बोले ना उड़ जाए। फारस बाप के गले लगते सिसक उठा था। सब के दिल महमल की अचानक मौत पर तड़प रहे थे मगर जाने वाले को कौन रोक सका है? आज तक
तो वो चले ही जाते हैं। महमल की डेथ को हफ्ता हो गया था मगर फारस अभी भी सदमे के ज़ेरे से खाना खाने का होश ना पीने का, बस यूं ही आंखें बंद किए महमल की तस्वीर जो सीने से लगाए रूम में बैठा बेड के साथ बैठा रहता था। बेबी को ज़ैनब बेगम और शर्जील साहब संभाल रहे थे। फारस, महमल तुम वापस आ गई। महमल तुम्हें पता है मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून आने लगा था, खुशी आने लगी थी, तुम चली गई। महमल, मुझे जाना था फारस, मुझे से जालिम दुनिया से आज़ाद होकर जाना था, मगर आपने ये क्या हालत बना ली है। आपकी ये हालत, ये आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज़ नहीं रोएं, आपको हमारे बच्चे को संभालना है, मेरे अर्श को संभालना है। महमल तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो थी, फिर से जा रही हो। फारस, मुझे जाना है, मेरे जाने का वक्त हो गया। आपको हिम्मत करनी होगी मेरे लिए, हमारे अर्श के लिए। महमल, फारस जो अपने रूम में बेड के साथ बैठा था, महमल की तस्वीर को अपने साथ लगा एकदम नींद से जागते चलाया था। इर्द गिर्द देखा, महमल इसे कहीं नजर नहीं आई थी। वो बेबसी से पुकारता रहा मगर वो होती तो आती ना। अचानक बच्चे की चींची रोने की आवाज़ आने लगी तो फारस को जैसे होश आया था, भागते हुए बाहर निकला तो सामने इसका बच्चा, इसकी महमल की आखिरी निशानी रो रो का हल्कान हो रहा था। फारस जल्दी से इसकी जाने लपका और अपने बाजू में पड़ते सीने से लगा गया। कुछ देर ऐसे खड़ा रहा, फिर इसे गोद में लिया, आस्ता सा जलाते चुप करवाने लगा। जब सामने से आती ज़ैनब बेगम पर नजर गई जो फीडर लिए किचन से निकली थी। फारस को बच्चे को गोद में ली चुप करवाते देखकर वहीं रुक गई। आप वहाँ क्यों रुक गई हैं? लाएं दे फीडर। वो कब से रो रहा है? फारस ने ज़ैनब बेगम वहीं रुकते देखा तो संजीदगी मगर सर्द आवाज़ में बोला। ज़ैनब बेगम ने खामोशी से फीडर फारस को पकड़ा दिया और तो फारस बच्चे को लिए सोफे पर बैठकर फीडर इसके मुंह से लगाया जैसे बच्चा खामोशी से पीने लगा। फारस, ज़ैनब बेगम जो खामोशी से बाप बेटे को देख रही थी, आस्ता पुकारा। फारस संजीदगी से इनकी तरफ एक नज़र देखा और मसरूफ सा जवाब दिया, बेटा कब तक महमल के दुख को सीने से लगाए रखोगे? अब तुम पर इस नन्ही जान की जिम्मेदारी है। इसे भी तो देखो और इसका नाम क्या सोचा है तुमने? लिखवाना भी तो है, क्या सोचा इसके बारे में? ज़ैनब ने नरमी से बात शुरू की थी, ये मेरा बेटा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नाम भी मैं सोच चुका हूँ, अर्श नाम है इसका। अब से ये मेरा अर्श है। फारस ने ज़ैनब बेगम को सरसा जवाब देते आखिर में अपने बेटे को प्यार से देखते इसका नाम रखा था। फारस ने यूं ही सामने देखा तो इसे लगा कि महमल से देखकर मुस्कुरा रही है। फारस को अपना ख्वाब याद आया जिसमें महमल की आंखें नम थी, चेहरे पर दुख के आसार थे और अब वो मुस्कुरा रही थी, मतलब अब वो सुकून में थी। ये सोचते फारस भी नम आंखों से मुस्कुरा दी और अपने बेटे को रूम में चला गया। ज़ैनब बेगम दुख से बेटे को जाता देख रही थी। इनके दिल में एक हुक सी उठती थी, पछतावे की नाग की तरह डस रहे थे। इनको दिन रात सब कुछ ही तो खो दिया था उन्होंने, अब बस पछतावा ही इनके पास रह गए थे जो ताउम्र इनके साथ रहने वाले थे। अब साद महमल को सबूत खा करके थका सा घर में दाखिल होता सामने नाज़िया किचन से निकल रही थी। साथ को ऐसे बिखरे हुलिये में देखकर दंग रह गई। साथ की जब नजरें नाज़िया पर गई तो सुर्ख आंखें और सुर्ख हो गई। नाज़िया को देखते इसके दिमाग में जकड़े से चलने लगे, सब कुछ एक फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। साथ ऐश में आते नाज़िया की जाने, बड़ा तुम अभी तक यहीं हो, ढीठ औरत, दफा हो जा मेरे घर से। तुम कातिल हो, मेरे बाप की, मेरी बहन की, तुमने सब छीन लिया मुझसे, सब बर्बाद कर दिया मेरा। साथ ने चलाते हुए नाज़िया को बाजू से पकड़कर बाहर की जानिब धिक्का देते हुए कहा, हाँ मैंने किया सब, मैंने मारा तुम्हारे बाप को भी और महमल को भी। कहते नाज़िया एकदम एक पल को रुकी, हैरत से साथ को की जानिब देखा जो इसे खाजा नजरों से देख रहा था। महमल मर गई? क्या सच में वो मर गई? नाज़िया ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मर गई, मेरी मासूम बहन, तुमने जान ले ली, इसकी कातिल हो तुम। साने चीखते हुए कहा, मासूम? अब तुम्हें वो मासूम लग रही है? पहले तो बहुत नफरत थी तुम्हें इससे, अब मर गई तो मासूम होगी? वाह क्या दोगलापन है, तुम्हारी नफरत की वजह से ही मुझे भी इससे नफरत हुई थी। मैं अकेली कसूरवार नहीं हूँ, समझे? तुम भी कसूरवार हो। तब कहाँ थे जब ज़ैनब आती इस पर जुल्म करती थी, जब ज़ैनब आंटी इस पर जुल्म करती थी? शादी के बाद मुड़कर नहीं देखा तुमने कि वो जिंदा है कि मर गई है? तुमने मुझसे कहा था कि वो खुश है, ठीक है, इसलिए मैंने कभी इसके पास नहीं गया ना बात की। नाज़िया के आईना दिखाने पर साद ने भड़कते हुए कहा, मैंने कहा हाँ, क्यों तुम में अकल नहीं थी? मैंने जो झूठ कहा तो आंखें बंद करके मानते गए, खुद का दिमाग इस्तेमाल क्यों ना किया? नाज़िया ने सरखंद लहजे में कहा, साद तो पहले ही पछतावे की आग में जल रहा था और पछतावे में गिर गया। सही ही तो कहा था नाज़िया ने, इसने खुद क्यों नहीं कुछ जानने की कोशिश की, से बोझ की तरह उतार फेंका। सोचते ही साद पर मनो पानी गिर गया, मगर वो नाज़िया को भी माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। मगर मैं फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जान ली है, दो जाने ली हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। साद नफरत से कहा। मैं साद हसन चौधरी अपने होशोवास में नाज़िया इकबाल को तलाक देता हूँ। नहीं साद, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाज़िया ने तलाक का सुना तो भागा साद के पाँव पकड़ ले, तलाक देता हूँ। नहीं प्लीज़ साद, इससे आगे प्लीज़ कुछ मत कहना प्लीज़। नाज़िया ने रोते हुए कहा, तलाक देता हूँ। साद के आखिरी बार कहने पर नाज़िया फर्श पर ढहसेगी, अपने खाली हाथों को देखा था। जल्दी पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आने वाली है, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। साद ने नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहा। नाज़िया वैसे ही बेसो हरकत
بیٹھی رہی جیسے اس نے سعد کی بات سنی نہ ہو۔ سعد نے اسے ایسے بیٹھتے دیکھا تو نفرت سے اپنے روم میں چلا گیا۔ کچھ سال بعد نازیہ کو پولیس لے گئی تھی۔ 2 قتلوں کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اس عدالت میں اس کے حق میں بولنے کو کہا گیا تھا تو وہ خاموش رہی، سزا ہونے پر بھی خاموش رہی۔ اب باقی رہ کیا گیا تھا؟ اس کے حسن نے سے سب کچھ چھین تو لیا تھا، اب تو بس پچھتاوا تھا جس میں ساری عمر جلنا تھا اسے۔ سعد اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، بس خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ آفس جاتا، سارا دن وہیں گزار دیتا، کبھی کبھی رات بھی وہیں گزار دیتا، اور پھر گھر آتا تو خالی گھر دیکھ کر دل اچاٹ سا ہو جاتا۔ اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ محمل ہر جگہ نظر آتی تھی، مسکراتی تو کبھی روتی ہوئی۔ دن کا سکون اور رات کی نیندیں دونوں اس سے روٹ گئی تھیں۔ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا تھا، نفرت کرتا رہا۔ اب جب وہ نہیں رہتی تو ہر وقت یاد آتی تھی، جب تھی تب کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب یہی سوچیں اس کی سزا بن گئی تھی جو اسے پوری زندگی بھگتنی تھی۔ زینب بیگم فارس کے ساتھ مہری برداشت کرتے کرتے اور اپنے کیے ظلم کے پچھتاوے کو سہتے سہتے بستر سے جا لگی تھی۔ اب وہ اکثر ہی وہ بیمار رہتی تھی، ان کے پچھتاوے اور ان کو جینے نہیں دے رہے تھے۔ سکون سے محمل ان کو ہر خواب میں نظر آتی تھی، جس سے وہ اور بے چین رہنے لگی تھی۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی مگر کیسے مانگتی؟ جس سے مانگتی تھی وہ تو سب چھوڑ کر جسے مانگنی تھی وہ تو سب چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ فارس نے خود کو عرش کے ساتھ مصروف کر لیا تھا۔ اس کا سارا دن آفس میں گزرتا تھا تو رات عرش کے ساتھ گزرتی۔ شرجیل صاحب کی کئی بار کہنے پر بھی وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری تنہائی ہی میری سزا ہے، جو میں نے محمل کو اس گھر میں اس کا حق نہ دے کر غلطی کی، کبھی ماں کے سامنے اس کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، میری وجہ سے وہ اس گھر میں سسک کر رہتی تھی۔ اب یہ پچھتاوا اور تنہائی ہی میری سزا ہے، میں اپنی ساری زندگی اپنی محمل کی یاد اور اپنے عشق کے ساتھ گزار دوں گا۔ شرجیل صاحب اپنے گھر کو ایسے ٹوٹا بکھرا سا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے تھے۔ ان کو بھی پچھتاوا تھا اپنے خاموش رہنے پر۔ کاش وہ تب زینب بیگم کو سمجھا لیتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے، مگر اب ان کے پاس بھی پچھتاوے اور کاش کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، بس اپنے اندر کی جنگ سے لڑتے رہتے تھے۔ محمل چلی گئی اپنی بے نام سی زندگی گزار کر، مگر سب کو پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ باہر کوئی اپنے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا تھا اور شاید ہی کبھی یہ سزا ختم ہوگی۔ بھائیوں کے لیے نصیحت، اپنی بہنوں کو خود پر بوجھ مت سمجھو، وہ تو چڑیاں ہوتی ہیں، ایک دن تمہارے گھر سے اڑ جائیں گی۔ خدا نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کو تو رحمت سمجھو، بوجھ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت اور جگہ ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، تو اپنے گھر میں انصاف قائم کرو۔ ماں کو ماں کا حق دو اور بیوی کو بیوی کا، نہیں تو ہر گھر میں ایک محمل مرے گی اور ہر گھر میں ایک فارس پچھتاوے کی آگ میں تنہا جلے گا۔ اپنے دل کو صاف رکھو، حسد جیسی برائی سے پاک رکھو، ورنہ حسد تو گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ تو براہ کرم اس حسد کی برائی سے بچو جتنا بچ سکتے ہو، ورنہ ہر گھر میں ایک نازی اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ دے گی۔ تو یوں یہ ناول ختم ہوا۔ اچھا تھا، ایک مورل ناول تھا، مطلب کہ سٹوری بھی اچھی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ فارس کو ایسے سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بھابھی اس پہ کتنا ظلم کر سکتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ کے گھر بھجوا دیا اور اس کی خبر بھی نہیں لی، اور اس کو چاہیے تھا فارس کو کہ اپنی بیوی کو علیحدہ رکھتا اور علیحدہ رہ کر اپنی ماں کو اس بات کا احساس دلواتا، اور ساتھ جو تھا وہ اپنی بیوی کو اپنے یعنی کہ اس کے غلطیوں کا احساس دلاتا، اس پہ تھوڑا سختی کرتا۔ لیکن کیونکہ رائٹر نے اس کو ایک مورل سٹوری بنانی تھی تاکہ سب کو پچھتاوا ہوتا اور حسد اور ماں بیوی کے حقوق کا بتانا تھا، اس لیے انہوں نے اینڈ ایسا کیا۔ لیکن محمل کی موت کا دکھ پڑتے ہوئے مجھے بھی ہوا تھا، امید کرتی ہوں آپ کو بھی ہوگا، لیکن ایسے ہی تلخ حقیقتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پچھتاوے ہوں، کئی لوگوں کو تو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو، سب کی بہنوں کو ان کے گھروں میں محفوظ رکھے اور والدین کو بھی زندگی دے تاکہ وہ اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہیں۔ اپنی آپی کو اجازت دیں اور اپنی آپی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔